डायमेंशन तो याद हो गए, लेकिन डायमेंशंस का एनालिसिस कैसे करें और डायमेंशंस के एनालिसिस को अप्लाई कैसे करें। सर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, सर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से हम दूसरी यूनिट में ना कन्वर्ट करने में बड़ी हमको दिक्कत, बड़ी हमको परेशानी आती है। सर बोल दिया जाता है ये एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इन फला फला दो तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा डिराइव करो। 5 kg मास में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आप ऐड नहीं कर सकते, ना ही आप 5 kg मास से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब समझे, गधे के साथ गधा और घोड़े के साथ घोड़ा, एकदम लास्ट तक बने रहना। बहुत बढ़िया सा एक बोनस की पॉइंट भी मैं आपको जरूर से लास्ट में दूंगा। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा पेन किलर सीरीज के इस फिजिक्स के पहले लेक्चर में। कैसे हैं सब लोग, आशा करता हूं कि सब लोग बढ़िया से होंगे, चकाचक होंगे, खैरियत से होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है साहब। सर किस पेन पॉइंट पे आज बात करने वाले हो? करेंगे खूब सारी बातें करेंगे, बातें भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और मैं आपको मतलब एकदम लास्ट तक बने रहना। बहुत बढ़िया सा एक बोनस की पॉइंट भी मैं आपको जरूर से लास्ट में दूंगा। वैसे तो पीडब्ल्यू को कौन नहीं जानता, पीडब्ल्यू को सब लोग जानते हैं, लेकिन जो बच्चे पीडब्ल्यू को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि पीडब्ल्यू भारत का एक बहुत ही अमेजिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पे करोड़ों बच्चे, बहुत सारे बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे अफोर्डेबल प्राइसेस में पढ़ाई करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में सेलेक्ट होते हैं। ये जो बैच है ये आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हो क्लास नोट्स, इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस शीट, डीपीपीज वगैरह होंगी, वो भी आपको पेन किलर बैच ऑन द पीडब्ल्यू ऐप मिल जाएगा। ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है वो, मतलब ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो हाँ सर, पेन पॉइंट, कौन सा पेन पॉइंट है सर वो बताओ। मैं आपको बताता हूं, डायमेंशंस ना ज्यादातर बच्चे ना इसमें याद कर लेते हैं। किसमें? इस चैप्टर में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। डायमेंशंस ज्यादातर बच्चे, कई डायमेंशंस तो टीचर्स कह ही देते हैं, हम लोग कह देते हैं कि यार ये डायमेंशन तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे एनर्जी का ml2t-2, वर्क का भी वही होता है ml2t-2, टॉर्क का भी वही होता है, वेलोसिटी का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया, फोर्स का हो गया mlt-2 हो गई, बहुत सारे। विस्कोसिटी का हम याद रखते हैं ml-1t-1, पोटेंशियल का हम डायरेक्ट याद रखते हैं, ये और नो, है ना। तो कई डायमेंशंस बच्चा डायरेक्ट याद रखता है और बाकी डायमेंशंस याद ना रखने पड़े इसलिए फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वहां से हम डायमेंशन डिराइव कर लेते हैं। मेन बात आती है कि डायमेंशन तो याद हो गए, लेकिन डायमेंशंस का एनालिसिस कैसे करें और डायमेंशंस के एनालिसिस को अप्लाई कैसे करें। भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे सवाल इस पे प्यारे बच्चों बनाए जा सकते हैं, तो उसी पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। प्री रिक्विजिट ये है कि आपको डायमेंशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डायमेंशंस की, क्योंकि बेटा यहां पे अपन पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, जिस पे से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनाए जा सकते हैं, जो बच्चों का जो पेन पॉइंट होता है ना, उस पे अपन बात करेंगे। तो आपको डायमेंशंस के बारे में अगर जानकारी है तो आओ डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस देखते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। वैसे आपको पता होंगे कि हाँ जी सर 3 एप्लीकेशंस होते हैं सर। आइए चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जा मेरे भाई, सीधी बैठ जा मेरी बहन और ध्यान से सुन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के मुख्य रूप से 3 अपन क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन देखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट। पहले अपन तीनों देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद डिटेल में इसको पढ़ते हैं, इस पे सवाल लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम बेसिक से मॉडरेट से टफ एडवांस सब लगाते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। मतलब मैं अपने हिसाब से सब इंक्लूड कर लूंगा इसमें, नीट के भी कुछ पीवाईक्यू इंक्लूड कर लूंगा, जेई मेंस एडवांस के भी कुछ इंक्लूड कर लूंगा, और अपार्ट फ्रॉम नीट एंड जेई पीवाईक्यूज कुछ नॉन पीवाईक्यूज भी अच्छे अच्छे सवाल में इंक्लूड कर लूंगा। तो एकदम निश्चिंत रहेगा और दिल थाम के बैठ जाइए देवियों सज्जनों, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। पहला एप्लीकेशन है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। वो कैसे देखते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो देखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीख के अपना पहला एप्लीकेशन डन हो जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इस पे बढ़िया बढ़िया एक नंबर सवाल बनते हैं, टकाटक सवाल बनते हैं इस पे, ठीक है। टू फाइंड, किस पे? दूसरे वाले पे। पहले वाले पे भी बनते हैं, दूसरे वाले पे भी बनते हैं। टू फाइंड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बोल दिया जाता है ये एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इन फला फला दो तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा डिराइव करो। बढ़िया सवाल बनते हैं। और फिर वो एप्लीकेशन आता है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है, सर
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से हम दूसरी यूनिट में ना कन्वर्ट करने में बड़ी हमको दिक्कत, बड़ी हमको परेशानी आती है सर, तो उसका भी इलाज है मेरे पास। सर पता है क्या होता है, हमारी बात तो सुनो। मैंने कहा क्या होता है सर, आंसर ना पेपर में 0.1 दे रखा होता है, नहीं 1/10 दे रखा होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और हमारा उल्टा आ रहा होता है 1/10 का जस्ट उल्टा 10। और अगर हमारा आंसर 1/10 आ रहा तो पेपर में 10 दे रखा होता है। मैं आपको बहुत ही बढ़िया ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, और जो भी चीज समझाऊंगा सिखाऊंगा उसको अप्लाई भी करवाऊंगा साथ के साथ। तो रेडी हैं सब लोग? हाँ सर रेडी है बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, ये 3 एप्लीकेशंस और इस पे प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन को समझने के लिए, जैसा मैंने कहा प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझना पड़ेगा। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है सब सुनो। पहले जो लाइन लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी वो देख लेते हैं, समझा लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो भाई, यहां पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। वो ये बोल रहा है कि किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी टर्म्स के डायमेंशंस कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन कुछ भी नहीं होती जब कुछ टर्म्स को हम किसी और टर्म से इक्वेट करते हैं, यानी बीच में इक्वल्स टू साइन आता है, एलएचएस में कुछ होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड में, आरएचएस में कुछ होता है यानी राइट हैंड साइड में, इक्वेट करते हैं कि नहीं, तो वो इक्वेशन बनती है। अब सर ये तो समझ लिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। मतलब हमें ये समझ में आ पा रहा है, सर कि जितनी भी टर्म्स होंगी सबके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और भी इसको डिटेल में लेके जाएंगे, लेकिन पहले मैं अपने प्यारे बच्चों को सिखाता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें। बहुत आसान है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को साथ साथ कैसे अप्लाई करते चले। सबसे पहला एग्जांपल है a इक्वल्स टू b। मैंने अपने प्यारे बच्चों से पूछा कि यार बेटा एक बात बता, इसमें कितने टर्म्स है? तो आप बोलोगे सर 2 टर्म्स है। मैं कहा ठीक है, a और b बरोबर। हाँ सर बरोबर, a और b 2 टर्म्स है अपने पास। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जितनी भी टर्म्स होंगे सबके डायमेंशन सेम होंगे। तो यहां पे हम कह देंगे कि a का डायमेंशन किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? सर जी b के डायमेंशन के बराबर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और देखो धीरे धीरे एकदम सिंपल से एकदम कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। ठीक है सर, यहां पे कितने टर्म्स है? तो सर जाहिर सी बात है एक टर्म ये b है ना, और सर एक टर्म ये c। तो 3 टर्म्स हो गए सर हमारे पास। कितने टर्म्स हो गए बच्चों? 3 टर्म्स हो गए, a b और c। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हो सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए साहब। तो यहां पे जितनी भी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? सेम होना चाहिए। ए का डायमेंशन बी के डायमेंशन के बराबर और सी के डायमेंशन के बराबर। ठीक है सर। सर ये तो बहुत ही बेसिक सा रहा। और नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। और थांबा बताता हूं, सब बताता हूं, पहले इसको देख लो, इस स्लाइड को देख लो, सही है कि नहीं? हाँ सर समझ में आ रहा है सर, बढ़िया सर। ठीक है, जितने भी टर्म्स होंगे किसी इक्वेशन में सबके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। अब सुन मेरी बात, जैसे यहां पे लिखा हुआ है a प्लस माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस माइनस डी। अब यहां पे कितने टर्म्स है? सर ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? अरे प्लस माइनस का मतलब है क्वांटिटी या तो ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये क्वांटिटी या तो ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब बीच में प्लस आए माइनस आए डजंट मैटर। मैंने आपसे पूछा यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो आप कहोगे सर 1 2 3 एंड 4। सर 4 टर्म्स है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है प्यारे बच्चों कि सर जितने भी टर्म्स है सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके साहब, बहुत बढ़िया। ए बी सी डी सबके डायमेंशन सेम हो गए। धीरे धीरे सवालों के एप्लीकेशंस पर चलते हैं। ये देख ली ए का बी का, क्योंकि 4 टर्म्स है तो चारों टर्म का डायमेंशन सेम हो गया। इसको देख लो भाई। ठीक है सर, देख लिया। आगे चलते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, आगे और भी मैं, आप चिंता मत करो, एकदम निश्चिंत रहो। यहां पे ये और एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ही और गहराई में चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? ओनली दोज PQs मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम। ये वही पहला एप्लीकेशन चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, और गहराई में हम जा रहे हैं। ठीक है साहब, बढ़िया। अभी तक तो समझ में आ गया। आपने 3-4 एग्जांपल दिए इक्वेशंस के, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन अभी और उनको कॉम्प्लिकेट करेंगे।
आगे चलने से पहले आप हमको बोल रहे हो कि सिर्फ पीक्यूज मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, है ना मालिक? पीक्यूज मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये जिन भी साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट्स ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिया था उनका कहना है। मैं तो बस एक मैसेंजर हूं, मैं तो बस मैसेज कन्वे कर रहा हूं, जो उन्होंने कहा मैं आप तक कन्वे कर दे रहा हूं। सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनके डायमेंशंस कैसे हैं, सेम है। यानी कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई आप 5 kg मास में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते, उसका कोई सेंस नहीं बनता। 5 kg मास में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आप ऐड नहीं कर सकते, ना ही आप 5 kg मास से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब समझे, गधे के साथ गधा और घोड़े के साथ घोड़ा, प्रजाति होनी चाहिए सेम, प्रजाति होनी चाहिए सेम। अच्छा समझ गए। मतलब वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी जिनके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। समझ गए। लेकिन आप कहोगे व्हाट अबाउट गुरुजी, व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? तो सुनो क्या लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यह बंधन नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग डायमेंशंस की मल्टीप्लाई भी हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। एग्जांपल, इसका एग्जांपल कि भाई मास में 5, मैं आपसे बोलूं 5 kg मास प्लस 2 kg मास, आप बोलोगे 7 kg मास। मैं आपसे बोलूं 2 मीटर डिस्टेंस माइनस 1 मीटर डिस्टेंस, आप बोलोगे 1 मीटर डिस्टेंस। मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट तो सिमिलर डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज ही होंगी। लेकिन क्या आपने मोमेंटम पढ़ा है? एग्जांपल बताऊं, जैसे एग्जांपल मोमेंटम। हाँ साहब, मोमेंटम क्या होता है? P बराबर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता? वेक्टर बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है सर, बिल्कुल सर। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अलग है, मास का डायमेंशन अलग है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई होके एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहे हैं। तो ये बंधन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया कि नहीं? डेंसिटी क्या हो गया बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ मालिक, बिल्कुल सर सही बात है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन कुछ और है, वॉल्यूम का डायमेंशन कुछ और है, फिर भी हो रहे हैं ना डिवाइड। तो ये बंधन सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ही है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में खुली छूट है कि अलग अलग डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लो। अब देखो गहराई में गए कि नहीं? हाँ सर गहराई में गए, बिल्कुल सर। अब और देखो, आप ये देख लिया? हाँ जी सर देख लिया। आगे चलो, मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा सवाल करता हूं, और है ना धीरे धीरे अपन स्तर उठाएंगे सवालों का, ठीक है ना? और फिर मैं आपको और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाऊंगा, और गहराई में जाएंगे, और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे। अभी तक जो मैंने आपको सीखा, पिछले पेज पे जो मैंने आपको सिखाया, उससे रिलेटेड एक सवाल, एक बार आप इसको देखो। मैं साइड हटता हूं, आप पॉज कर लो और बताओ मुझे क्या लगता है आपको, क्या मतलब है इसका। ठीक है, आ जाऊं मैं। देखो, टू PQs यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज P एंड Q। PQs फिजिकल क्वांटिटी, उनका नाम है एक फिजिकल क्वांटिटी P, एक फिजिकल क्वांटिटी Q, आर हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। डायमेंशंस अलग अलग है, ध्यान रहे, है ना? लेट मी रिमाइंड यू कि इनके डायमेंशंस अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल मेक सेंस? सर ये कौन सा ऑपरेशन है जो हम डॉक्टर बनने के बाद करेंगे? ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है? नहीं लाला, ये वो ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कौन सा ऑपरेशन विल मेक सेंस, यानी जो पॉसिबल है, जो सही, विल मेक सेंस यानी कि जो फिजिबल है, जो हम कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशंस अलग है। अब आप कहोगे कि सर अगर इनके डायमेंशंस अलग अलग हैं तो ये दोनों ऐड हो नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है सर, अगर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इनके डायमेंशंस अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते। यस सर, बिल्कुल सर सही बात है। सर यहां पे 5 ऑप्शन है। अरे कोई बात नहीं, होने दे यार। बोथ बी एंड डी की जगह मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, बोथ बी एंड डी की जगह मैं ऐसे कर देता हूं। 5 ऑप्शन से कोई बात नहीं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यार मालिक, ठीक बात है। सुनो, तो बोथ बी एंड डी की जगह मैं लिख देता हूं बोथ 2 एंड 4। ठीक है सर, है ना? अब सुनो सर, लेकिन इनके डायमेंशंस अलग अलग हैं तो इनको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। हाँ सर ये संभव है, ये पॉसिबल है, ये मेक्स, ये सेंस बनाता है, ये सेंस बनाता है। P बाय Q, हाँ सर डायमेंशंस अलग अलग है तो क्या हुआ, डिवाइड तो हो सकते हैं, तो ये भी सेंस बनाता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जायज नहीं है, ये भी जायज नहीं, ये दोनों नाजायज हैं और ये दोनों जायज है। जायज यानी कि ये सही है, सेंस बनाते हैं, तो 2 और 4 एकदम सही है। तो आंसर आ गया बोथ 2 एंड 4, बोथ 2 एंड 4। सही है क्या? सही है क्या? जल्दी बोलो। यस सर, बोथ 2 एंड 4 डन हो गया। हाँ सर, क्योंकि डायमेंशन सेम होंगे तो
डायमेंशंस सॉरी अलग अलग होंगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऐड सब्ट्रैक्ट सिर्फ तब हो सकते हैं जब अलग अलग डायमेंशन हो, लेकिन पी और क्यू के डायमेंशन आपने अलग अलग दिए। अब चलो आगे, ये हो गया, हाँ जी सर हो गया। अब आगे चलो फोर्थ पे मैं आपको अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं। जैसे अभी तक तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज हमने यहाँ पे देखी कि सर यहाँ पे तो हमने कोई भी बच्चा भी बता देगा सर क्या कि यहाँ पर 2 टर्म है, दोनों के डायमेंशन सेम, यहाँ पर 3 टर्म है और सर यहाँ पे 4 टर्म है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओ सर। मैंने कहा लो आ जाओ, लो कर लो बात। ने मतलब नेक काम में देरी कैसी, सही है। a इक्वल्स टू बी प्लस सी बाई डी। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें कितने टर्म्स हैं बता, तो बच्चे ने बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, सर 4 टर्म है, 1 2 3 4। मैं बोलूंगा एकदम गलत, सरासर गलत। गलत क्यों? 4 टर्म नहीं, 3 ही टर्म है। ये जो सी बाई डी लिखा हुआ ना बच्चे, ये जो सी बाई डी लिखा हुआ है तेरे पास, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म मानी जाएगी। सी और डी अलग अलग टर्म्स नहीं है, यही सिखा रहा हूं मैं। कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 और ये सी बाई डी पूरी एक टर्म है। तो कितनी टर्म्स है बच्चों? 3 टर्म्स है। और तीनों के डायमेंशन कैसे होने चाहिए? सेम। इसका मतलब ए का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए बेटा? बी के डायमेंशन के। और बी का डायमेंशन किसके बराबर, मतलब और ये किसके बराबर होने चाहिए? सी बाई डी। एक टर्म ये, एक टर्म ये पूरी एक टर्म है सी बाई डी, ये होना चाहिए। समझ में आई बात? तो सी और डी अलग अलग टर्म्स नहीं है, सी एक ही टर्म है और इन तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। यानी कि जो ए का डायमेंशन है वही बी का डायमेंशन है, और जो सी डिवाइडेड बाय डी, सी को जब मैं डी से डिवाइड करता हूं तो जो उनका जो डायमेंशन आता है वो ए और बी के बराबर आता है। अभी इस पे न्यूमेरिकल्स लाएंगे अपन, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स अपन इस पे लाएंगे अभी। ये हो गया, यस सर। आगे लेके चलता हूं, ये देख लो, छाप लो इसको, या देखना है देख लो, ठीक है। अब देखो यहां पे आओ, नंबर 5। सर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओ सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मेरा जूस कहां गया? तो इधर देखो, ये 5th इक्वेशन है। अब मैं आपसे पूछूं यहां पे कितने टर्म्स है, तो जो मिस्टेक पहले करी थी वो मत करना। 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स है क्या? नो। कितने टर्म्स है मैं बताता हूं, 1 2 3, और ये पूरी की पूरी कंबाइंडली डी डिवाइडेड बाय ई प्लस एफ, कंबाइंडली पूरी की पूरी एक ही टर्म है। ये कंबाइंडली पूरी की पूरी एक ही टर्म है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि 4 टर्म्स हैं और चारों के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम। यानी ये वाली जो टर्म है ए, इसका डायमेंशन आपको पता ना, डायमेंशन के लिए ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, है ना। बी का डायमेंशन, हाँ जी सर बिल्कुल सर। सी का डायमेंशन, हाँ जी सर बिल्कुल सर, ठीक है। और जो पूरी टर्म है एक साथ, ये जो गेंडा है, ये जो गेंडा है, ये पूरा का पूरा जो गेंडा है डी डिवाइडेड बाय ई प्लस एफ, इस पूरे का डायमेंशन भी इनके डायमेंशंस के बराबर होगा। बोलो बात डन है क्या? बोलो बात डन है क्या? बिल्कुल सर डन है। चारों टर्म्स के डायमेंशन सेम है। अब मैं यहां पे आपको एक और मजे की बात बताता हूं, मन की आंखों से देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। यहां पे हमने देखा मन की आंखों से तो ई और एफ ऐड हो रहे हैं, ऐड होते दिख रहे हैं, यस सर। तो हमने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया ई और एफ को, तो ये घबरा गए। हमने ई और एफ को रंगे हाथों पकड़ लिया तो ये दोनों घबरा गए। हमने पूछा यहां क्या हो रहा है? बोले गुरुजी कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा जल्दी बता दो यहां क्या हो रहा है। बोले गुरुजी हम ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये बोलते गुरुजी हम सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये ऐड हो रहे तो कह रहे गुरुजी हम ऐड हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई एडिशन करना है करो, सब्ट्रैक्शन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता के करो, क्योंकि तुम दोनों ऐड हो रहे हो तो तुम तभी ऐड हो सकते हो जब तुम्हारी प्रजाति सेम है। क्योंकि गधे के साथ गधा और घोड़े के साथ घोड़ा, ये मैं एग्जांपल क्यों देता हूं, गधे के साथ गधा और घोड़े के साथ घोड़ा, इसका मतलब है प्रजाति सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे, यहां पे माइनस भी होता ना तो भी हम क्या बोलते हैं कि भाई आप चाहे ऐड हो आप चाहे सब्ट्रैक्ट हो, आपके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो यहां पे अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कि 1 2 3 4 ये चारों टर्म्स के डायमेंशन सेम, अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो इनके डायमेंशन भी हमको सेम करने पड़ेंगे। इनके डायमेंशन सेम होंगे ही होंगे तभी ऐड हो रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते आ जाओ, फिर सवाल लगाते हैं। हाँ सर बढ़िया है सर, मजा आ रहा है, चलने दो, बस मजा आना चाहिए। मजे मजे में पढ़ाई हो जाएगी, मस्ती मजाक मीम्स के साथ पढ़ाई हो जाएगी, और क्या चाहिए। बढ़िया बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी, पेन पॉइंट्स पे काम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यार, इसको देख लो, इस स्लाइड को देख ली, देखो यार अब इस स्लाइड को देखो। मैं आपसे पूछता हूं अरे गुरुजी ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा यही तो है, यही तो है, नायाब एकदम, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने टर्म्स हैं, क्या कहते हो कितने टर्म्स हैं? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उनका ना 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 मुन्ना, मेरे मुन्ना बात सुनना, 9 टर्म्स नहीं है। एक टर्म 1 2, ये पूरी एक सी बाई डी, ये पूरी एक सी बाई डी, ये एक टर्म, और ये पूरा का पूरा जो गेंडा है ना, ये पूरा का पूरा ई इंटू एफ डिवाइडेड बाय
G माइनस एच प्लस आई, 4 टर्म्स ही हैं, 1 2 3, ये पूरी एक टर्म और ये पूरी की पूरी एक टर्म। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर। और सर तो क्योंकि चारों टर्म्स हैं तो सर इनके चारों टर्म्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स है सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो हमने कहा यस सर, ए का डायमेंशन इक्वल्स टू बी का डायमेंशन इक्वल्स टू सी बाय डी का डायमेंशन, है ना, है कि नहीं? ए का ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये पूरी की पूरी टर्म यानी ई इंटू एफ डिवाइडेड बाय जी माइनस एच प्लस आई, इस पूरी टर्म का डायमेंशन। तो ये 2 3 4 इन सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। मन की आंखों से देखो, धरा किसी को आपने पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ो, यहां पे किसको पकड़ोगे? सर मैं बताता हूं, ये तो हो ही गया ना, खैर इसका ए और बी का तो डायमेंशन सेम है। आप पकड़ो इधर डिनोमिनेटर में, इधर आओ, रंगे हाथों पकड़ा हमने कहा जी एच आई यहां क्या हो रहा है? बोले गुरुजी कुछ नहीं हो रहा। हमने थोड़ा कड़ा करके पूछा कि भाई बता क्या हो रहा है? बोले गुरुजी ऐड भी हो रहा है सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। हमने कहा भाई ऐड होना है ऐड हो, सब्ट्रैक्ट होना है सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन बता के हो, क्योंकि तुम ऐड सब्ट्रैक्ट सब हो रहे हो तो इस टर्म का, क्योंकि जी में से एच सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें आई ऐड हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं तीनों, तो तीनों की प्रजातियां सेम होनी चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमने कह दिया कि जी एच और आई के डायमेंशन कैसे होने चाहिए प्यारे बच्चों? सेम होने चाहिए। जी एच और आई के डायमेंशंस कैसे होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए। सही है कि नहीं? अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन भी हमारे हाथ लग गई। क्या बोलती पब्लिक? हाँ सर, तो सर हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं सर, प्लीज आप हमें बताएं इस पे सवाल कैसे हैं। अब बस शुरू करते हैं धीरे धीरे एकदम, है ना? ठीक है, चलो समझ गए? हाँ सर, इनको रंगे हाथों पकड़ लिए क्योंकि तीनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनकी प्रजातियां सेम होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन भी काम किया। बाकी टर्म्स कितनी है? 4 टर्म्स है, चारों के डायमेंशन सेम होंगे। आओ देखो सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये देख लो, पिछली स्लाइड देखनी थी, ये देख लो पिछली स्लाइड, इससे पिछली स्लाइड देखनी थी, देखते जाओ फटाफट से। ठीक है बच्चों, ये देख लो, ठीक है बेटा, ये देख लो। ओके सर, अब सर सबसे पहले अपन सवाल देखते हैं और एकदम बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। इस तरीके के ज्यादातर सवाल नीट में आते रहते हैं, आ चुके हैं। धीरे धीरे अपन स्तर बढ़ाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या लिखा हुआ है इस सवाल, पहले मैं सवाल पढ़ देता हूं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन। वो कह रहा है वेलोसिटी किसी बॉडी का एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम वो गिवन है v इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, जहां पे t खुद ने उसने बोल दिया टाइम है, x क्या है पोजीशन है। देन डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर, डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर, कोई दिक्कत नहीं है, वो डायमेंशंस ब्रैकेट में लिखे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं साइड हटता हूं, एक बार आप फटाफट से पॉज करके ट्राई कर लो, जल्दी से बताओ। देखा? चलो समझते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल से उठा रहे हैं, मेंस एडवांस के भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मेरी बात, कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं? सर वही अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सर एक टर्म, सर दूसरी टर्म, सर तीसरी टर्म, सर चौथी टर्म, 4 टर्म्स है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पीओएच, पीओएच यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आजकल तो जेनजी में सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में ही चलता है। पीओएच यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमें पता है v का डायमेंशन, सारी टर्म्स 4 टर्म्स है, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। v का डायमेंशन अल्फा टी के डायमेंशन के बराबर, और बीटा एक्स का डायमेंशन भी यही, और गामा का डायमेंशन भी यही। सही बात है बेटा? यस सर, चारों टर्म्स के डायमेंशन सेम हो गए। आपसे किस किस की पूछे? अल्फा बीटा और गामा। अब क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले साफ साफ पता चल रहा है v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है बेटा LT-1, सबको पता है वेलोसिटी का। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आपको डायमेंशंस का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्या क्या अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो v का डायमेंशन होता है LT-1, तो गामा का डायमेंशन डायरेक्ट हो रहा है LT-1। अब मैं चेक करता हूं कि गामा का डायमेंशन डायरेक्ट क्या हो रहा है? v के डायमेंशन के बराबर यानी LT-1। तो मैं देखता हूं गामा में LT-1 ऑप्शन में यहां है क्या? नहीं है, ये गलत हो गया। यहां है, ये सही हो सकता है। यहां T-1 है, गलत हो गया। यहां T है, गलत हो गया। मतलब ऑप्शन रिजेक्शन से मैं तो आपको बाकी भी निकालना सिखा दूंगा, लेकिन खटाक से, क्योंकि पेपर में समय बचाना है, तो खटाक से हमने ऑप्शन रिजेक्शन कर दिया। और ये मतलब अल्फा बीटा का देखना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट गामा का वेलोसिटी के बराबर हो गया LT-1, गामा का LT-1 सिर्फ बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? करेक्ट हो गया। लेकिन क्योंकि अपन कंसेप्ट पर भी काम कर रहे हैं, ऑप्शन रिजेक्शन से तो आप कर ही लोगे बिना पूरा सवाल सॉल्व किए, क्योंकि अपन कंसेप्ट क्लैरिटी पर भी काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा के भी निकलवा देता हूं।
वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन, ठीक है, ओके साहब, इक्वल्स टू अल्फा का डायमेंशन नहीं पता, टाइम का डायमेंशन हो गया टी, तो जब ये टाइम नीचे जाएगा तो एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, एल टी माइनस वन टी नीचे जाएगा, लिख देता हूं पूरा एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, यानी कि ये आएगा बेटा आपके पास एल टी माइनस टू, अल्फा का डायमेंशन कितना आ गया एल टी माइनस टू, सही है, हाँ सर बिल्कुल सर सही है, टी नीचे ले जाओ तो एल टी माइनस वन बाई टी, एल टी माइनस टू हो गया। वैसे ही v और जैसे अल्फा टी का इक्वेट किया, v और गामा का इक्वेट किया, वैसे ही v और बीटा एक्स का इक्वेट कर दो। वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो बीटा एक्स के डायमेंशन के बराबर है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो बीटा एक्स के डायमेंशन के बराबर है। वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन, यस सर, और सर बीटा का डायमेंशन निकालना है, एक्स यानी पोजीशन, पोजीशन का डायमेंशन होता है एल, यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि एल से एल शहीद हो गया, तो प्यारे बच्चों अरे ओ पुष्पा, बीटा का जो डायमेंशन है वो कितना हो गया टी माइनस वन। तो अगर आप इस ऑप्शन में देखेंगे तो आपको अल्फा का डायमेंशन एल टी माइनस टू बिल्कुल दिखेगा, बीटा का डायमेंशन टी माइनस वन दिखेगा, लेकिन हमने डायरेक्ट पहले ऑप्शन रिजेक्शन से ही कर दिया, बाकी मैंने आपको बतला दिया। अच्छा, इसको और इसको इक्वेट करके अल्फा निकाल लो, अल्फा का डायमेंशन, इसको और इसको इक्वेट करके बीटा का निकाल लो, इसको और इसको इक्वेट करके गामा का निकाल लो, खत्म हो गया। बिल्कुल सर, नीट में ज्यादातर ऐसे सवाल आते हैं। और अब थोड़ा सा अपन वही क्या करते हैं, लेवल अप करते हैं, आ जाओ फटाफट से। डन हो गया है? हाँ जी सर डन हो गया, आगे चलो, पॉज करके देख लो, लेट्स मूव हेड, अगले सवाल पे चलते, ठीक है। ये जो सवाल है ये भी नीट में पूछा था 1996 में, एक बार फटाफट से देखते हैं, फिर मैं आपको इस पे तगड़े तगड़े सवाल करवाता हूं, ठीक है। ये देखो यार, एन इक्वेशन गिवन हियर p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा थीटा बाई वी, देखे क्या क्या है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ओके। इफ a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स द डायमेंशन ऑफ a विल बी, द डायमेंशन ऑफ a विल बी। ट्राई करो एक बार फटाफट से, कर लोगे मुझे पता है, मैं साइड में हट गया, पॉज कर लो, ट्राई कर लो। ये क्या ऑप्शन है, एम एल माइनस फाइव टी माइनस वन, एम एल फाइव टी वन, एम एल फाइव टी माइनस टू, एम माइनस वन, एल फाइव टी टू। चलो बताओ, पॉज किया, देखो इधर, देखो भाई इधर बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना। हमें पता है कि गधे के साथ गधा और घोड़े के साथ घोड़ा, तो यहां पे हम साफ साफ साक्षात दिखाई दे रहा है, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के चक्कर में भी नहीं पढ़ना। बाकी अगर आपको पढ़ना भी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के चक्कर में, तो कितनी टर्म है, एक दो तीन टर्म्स है, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। आपको किसका डायमेंशन निकालना है बेटा, ए का, तो हमने कहा पी में ए बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, यस सर। बाकी आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से भी बोलो तो ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये भी एक टर्म हो गई, है ना, तो तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है। बाकी ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनके डायमेंशन सेम हो गए, तो पी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, ए बाय वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा, सही बात है, यस सर। अब वी स्क्वायर को इधर भेज दो क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, इनके डायमेंशन सेम हो गए, वी स्क्वायर को इधर भेज दो तो पी वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा, यस सर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, सर प्रेशर का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्यों, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया होता है एल टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो गया प्रेशर। वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब, लेकिन ये क्या है उसका स्क्वायर है, ये उसका क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों स्क्वायर है ना, और ये किसके बराबर होगा, ए के डायमेंशन के बराबर। आपने कहा ठीक सर, हमने भी कहा ठीक, कितना आ गया ये सर, हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल की पावर सिक्स, एल की पावर सिक्स, जो कि कितना आएगा, ध्यान से अगर आप देखो तो आएगा एम एल माइनस वन इंटू एल सिक्स हो गया, सिक्स माइनस वन फाइव, एम एल फाइव, सिक्स माइनस वन कितना हो गया फाइव, टी माइनस टू, तो देखो वो आ गया, ए का डायमेंशन कितना आ गया, एम एल फाइव टी माइनस टू, सर एम एल फाइव टी माइनस टू, एम एल फाइव टी माइनस टू, ये रहा थर्ड ऑप्शन, कहां जाएगा, हमसे बच गया, आ गया एम एल फाइव टी माइनस टू। अब लेवल उठाते हैं, आओ अब लेवल उठाते हैं, नीट का स्तर देख लिया आपने, यहां पे थोड़ा लेवल उठाते हैं, सही। हाँ सर दोनों का डायमेंशन सेम, वी स्क्वायर उधर ले गए, प्रेशर का डायमेंशन ही हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब, उसका क्योंकि स्क्वायर है तो जब सॉल्व किया तो एम एल फाइव टी माइनस टू आ गया, टकाटक, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे, अब लेवल उठाओ, डन हो गया, डन हो गया सर। अब लेवल उठाने के लिए हमें एक छोटा सा की पॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा, वो इसी में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ही है, इसी में ही लेवल उठाएंगे, मेंस एडवांस के सवाल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से ना एक की पॉइंट पढ़ लो। क्या की पॉइंट है कि यार जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉग, और जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि मान लो
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना, सेक कॉसेक थीटा, ये सब। तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये पूरा e की पावर x ये पूरा डायमेंशनलेस होगा। ये जो log x है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं। डायमेंशनलेस समझते हैं, m0 l0 t0। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है सर? m0 l0 t0। तो बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस है, ये पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन log x डायमेंशनलेस है, ये पूरा sin x, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। और साथ के साथ ये सब के सब डायमेंशनलेस तो है ही सही, और साथ के साथ एक चीज और, ये सब के सब डायमेंशनलेस तो है ही सही, साथ के साथ ई के सर पे जो पावर चढ़ी है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सर पे जो पावर चढ़ी है, ये लॉग के पेट में जो भी है, पेट नहीं बोलते उसको, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, बट हिंदी में बोले तो लॉग के पेट में जो है वो x, और साइन के पेट में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पेट में जो है, ये सब भी डायमेंशनलेस है। ये पूरा e की पावर x तो डायमेंशनलेस है ही, समझना, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? डायमेंशनलेस है, ठीक है। और ये पावर भी कैसी? डायमेंशनलेस। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि पावर x भी डायमेंशनलेस है, इसकी पावर भी डायमेंशनलेस है। यस, वैसे ही पूरा का पूरा log x भी क्या है बच्चों? डायमेंशनलेस है। पूरा का पूरा log x भी क्या है? डायमेंशनलेस है। और इसकी जो पेट में, log के पेट में, वो भी डायमेंशनलेस होगा। इन द सेम वे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस है, ठीक है, ठीक है सर। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पेट में है x, वो भी डायमेंशनलेस है। साइन की जगह कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, टेन हो, कॉट हो, व्हाटएवर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा डायमेंशनलेस, उसके अंदर जो पेट में जा रहा है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा डायमेंशनलेस, उसके पेट में जो जा रहा है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा का पूरा डायमेंशनलेस, उसकी पावर में जो जा रहा है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब इसी का इस्तेमाल करके, इसका यूज नहीं, हम इसका मिसयूज करेंगे इस की पॉइंट का, और मैं आपको आओ जेई मेंस और एडवांस के सवाल करवाता हूं, ठीक है? ठीक है साहब, ये देख लिया, देख लिया सर। देखो अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, धीरे धीरे लेवल उठाते, धीरे धीरे इसमें भी, क्योंकि देखो इधर मैं आपके सामने दिखा दूं, ये रहा सवाल 2022 का, है ना, मेंस का, ये रहा सवाल 2021 का, और इसी तरीके के सिमिलर सवाल एडवांस में भी आ रखे, लेकिन धीरे धीरे लेवल उठाते हैं, यहां से धीरे धीरे लेवल उठाते हैं। सुनो मेरी बात, जैसे पहले एकदम बेसिक, ठीक है, फॉर 10 की पावर 80+3 द डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी। एक चीज और मैं आपको बतला दूं, एक चीज मैं और आपको बतला दूं, यहीं पे लिख देता हूं। नंबर्स जो होते हैं ना, नंबर्स वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि जो नंबर्स होते हैं ना, वो डायमेंशनलेस होते हैं। नंबर्स जैसे पाई, ई, है ना, 2/3, 3/2, मतलब चाहे इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, नंबर्स आर डायमेंशनलेस, नंबर्स आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। एग्जाम्पल, पाई भी डायमेंशनलेस है, ई भी डायमेंशनलेस है, 3/2, -2/3, है ना, +1, -2, सब ये जो नंबर होंगे ना, सब डायमेंशनलेस होंगे, याद रखना, नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है। अब इस सवाल में क्या कह रहा है? बोल रहा है 10 की पावर 80+3, 10 की पावर 80+3, ए के डायमेंशन चाहिए। सोचो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जो अभी मैंने की पॉइंट पढ़ा है उसको मिसयूज करो, ट्राई करो, हो गया। देखो सर, आपने कहा कि 10 की पावर कुछ भी आप रख दो तो वो तो एक नंबर ही है, तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, और इसकी जो पावर है वो भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। जैसे हमने e की पावर बोला था, तो e की पावर x तो पूरा डायमेंशनलेस है, और उसकी पावर भी डायमेंशनलेस है। वैसे ही ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, और साथ के साथ इसकी जो पावर है भी डायमेंशनलेस है। यहां से अपन निकाल लेंगे, क्या बोलती हूँ पब्लिक, ये डायमेंशनलेस है, पूरी पावर 80+3 डायमेंशनलेस है। अच्छा, अगर 80+3 डायमेंशनलेस है, इसका मतलब तो ये हुआ ना बंधु, अगर इसकी पावर डायमेंशनलेस यानी 80+3, 3 एक नंबर है, वो तो डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये हुआ कि इस डायमेंशनलेस में 3 में ये 80 ऐड हो रहा है, तो ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? आप डायरेक्ट भी ऐसे बोल सकते थे कि क्योंकि 80 और 3 ऐड हो रहे हैं, तो 80 का और 3 का डायमेंशन सेम होना चाहिए। 3 एक नंबर है, 3 भी डायमेंशनलेस है, तो 80 भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि गधे के साथ गधा और घोड़े के साथ घोड़ा, तो 80 भी कैसा होगा बच्चों? डायमेंशनलेस होगा। मतलब 80 का जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा? m0 l0
T0 डायमेंशनलेस है, मतलब M0 L0, क्योंकि वो डायमेंशनलेस नंबर के साथ ऐड हो रहा है, तो ऐड तो एक जैसी चीज ही होती है, तो AT भी डायमेंशनलेस होगा। तो A का डायमेंशन यहां से हाल आ जाएगा तुरंत एकदम। टाइम का डायमेंशन हो गया T, राइट साइड हो गया M0 L0 T0, है ना, सही बात है। तो ये कितना हो गया, A का डायमेंशन कितना हो गया सर, ये T नीचे गया, T0 बाय T 0-1 T-1, T नीचे, ये तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं, तो M0 L0 और T नीचे चला गया, 1/T हो गया T-1। देखो वो आ गया M0 L0 T-1, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर जी समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर जी। और लो इस पे एग्जांपल लो फटाफट से, और लो इस पे एग्जांपल करवाता हूं, समझ में आई बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एकदम आप निश्चिंत रहो, अभी मैं आपको एक चीज दिखा के निश्चिंत कर देता हूं, तो आपके बेचैन दिल को करार आ जाएगा। हाँ सर, बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, टंग टणाणंग टंग टणाणंग टंग टणाणंग। ठीक है, समझ में आ पा रही बात? हाँ सर जी, एडवांस का सवाल देंगे, ठीक है सर, हाँ सर, हमें आप पे ट्रस्ट है सर। चलो खैर, तो मस्ती मजाक तो चलती रहेगी, तो ए का डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे आ गया है, जल्दी बोलो यस सर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब इसी तरीके का एक सवाल करते हैं, फिर मेंस का सवाल लगाएंगे। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल देखना, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इक्वल्स टू P नॉट। EXP क्या होता है सर? EXP मतलब वो एक्सपोनेंशियल E की पावर, देखो जब भी ऐसा कुछ लिखे ना EXP माइनस अल्फा टी स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट है, ये E की पावर है माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो कह रहा है वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड T इज टाइम, द कांस्टेंट अल्फा is dimensionless, has dimension T-2, has dimension T2, has dimensions of P, जहां पे P क्या है बच्चों? P पता नहीं कौन सी क्वांटिटी है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। एक बार आप ट्राई करो, देख लेते हैं फिर फटाफट से, देखो बेटा फटाफट से। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, P इक्वल्स टू P नॉट एक्सपोनेंशियल, मतलब E की पावर EXP माइनस अल्फा टी स्क्वायर, मतलब E की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। सर आपने एक बात बताई थी, ये सब गए भाड़ में, आपने एक बात बताई थी कि जो E है ये पूरा का पूरा तो डायमेंशनलेस होता ही है, और आपने एक और बात बताई थी कि इसकी जो पावर होती है वो भी डायमेंशनलेस होती है। बस आपको यही करना है, यही तो पकड़ना है आपको, यही तो बात पकड़ लेनी है आपको। अल्फा माइनस अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस है, माइनस गया भाड़ में, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो पावर है अल्फा टी स्क्वायर ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए। हाँ सर, डायमेंशनलेस होनी चाहिए, मतलब M0 L0 T0, लो कर लो बात, पिछले सवाल जैसा ही है। तो टी स्क्वायर का डायमेंशन हो गया टी स्क्वायर, टी हो गया टाइम, तो इसका डायमेंशन हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया M0 L0 T0। अब मुझे एक बात बता हीरो, अब मुझे एक बात बता हीरो, भैया जी आप तो राइमिंग कर दिए, अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर नीचे जाएगा, तो M0 L0 T0 बाय T2, यानी जैसे T0 डिवाइडेड बाय T2, तो ये क्या हो जाएगा सर, T की पावर 0-2, यानी T की पावर -2। सही है सर, सही है सर, ये सर। तो अल्फा का डायमेंशन कितना हो गया सर? सर M0 L0 T की पावर -2। तो डायमेंशन अल्फा का कितना आ रहा है? M0 L0 का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, अल्फा का डायमेंशन T-2 आ रहा है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सर वो M0 L0 लिख दे तो भी ठीक है, M0 L0 T-2, या खाली T-2 लिख दे तो भी चलेगा। फील आई कि नहीं आई? हाँ सर, अब हम बहुत बेताब है, बहुत बेचैन है जेई मेंस का सवाल लगाने के लिए, तो लगा लेते भाई, आ जाओ लगा लेते भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ये हो गया सर, फिनिश कर दिया सर, देख लिया इसको। आओ आ जाओ, 2022 का सवाल लगाएं फटाफट से। हाँ सर 2022 का सवाल लगाते हैं सर, ठीक है। 27 जुलाई 2022 शिफ्ट 2, तो एक बार मैं साइड हटूं क्या? हाँ सर साइड हट जाओ और हमें सवाल सॉल्व करने दो। लो भाई ये सवाल सॉल्व करो फटाफट से, बहुत बढ़िया। हाँ जी साहब, अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है ना, तो यहाँ पे मैं लेवल अप लिख देता हूँ, ये अच्छा सवाल है, और इस तरीके के सवाल नीट में पूछे जा सकते हैं, और अगर पूछ लिए जाएं तो हमें रेडी रहना है। तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, क्या कहा जा रहा है, मतलब एकदम से सर आपने एकदम से सर वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, तो बेटा इसीलिए तो पहले मैंने आपको इस तरीके का सवाल बताया, फिर ऐसा बताया, अब धीरे धीरे मैं आपको कुछ इस स्तर पे लेके आ रहा हूं, है ना। अब सुनो, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय यू, तो यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा। एनर्जी डेंसिटी पता होनी चाहिए, होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चों?
सर एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यस सर, ठीक है। इज गिवन बाय यू इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इनटू साइन, और साइन के पेट में अल्फा एक्स बाय के टी, जहां पे अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड टी इज टेम्परेचर। द डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी, द डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी। अब सुनना सर, सबसे पहले तो यहां पे लिख लेते हैं यू यानी एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इंटू साइन अल्फा एक्स बाय के टी। मैं आपको एक मजे की बात बतलाता हूं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्या ये पूरा का पूरा साइन और जो इसके पेट में ये सब डायमेंशनलेस होगा? यस सर, ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशन प्रोवाइड करने में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इसको छुपा दो, क्योंकि डायमेंशनलेस है, एक बार को इसको छुपा दो। इसका मतलब u का जो डायमेंशन है वो अल्फा बाय बीटा के डायमेंशन के बराबर है। क्योंकि ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो u है, u का जो डायमेंशन है बेटा, वो अल्फा बाय बीटा के डायमेंशन के बराबर है। और आपको किसका डायमेंशन चाहिए? बीटा का। आपको एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन पता है, आपको बीटा का डायमेंशन चाहिए, लेकिन ये पता है, ये चाहिए, तो आपको अल्फा डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले आपको अल्फा खोजना पड़ेगा, आप अल्फा का डायमेंशन खोज के यहां डालोगे, तब जाके बीटा आएगा। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है सर, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मुन्ना बात सुनना। सर आपने एक चीज और बतलाई थी, पहले अपन यहां से देखते हैं कि ये जो अंदर पेट में है, साइन के पेट में जो भी होगा, साइन के पेट में जो भी होगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका मतलब जो अंदर की कचरा पट्टी है, ये तो समझ में आ गया, पूरा डायमेंशनलेस है, इसको छुपा दिया, मतलब इसका डायमेंशन में कोई रोल नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इसका मतलब u का जो डायमेंशन है वो अल्फा बाय बीटा, क्योंकि इक्वेट हो रही है, तो ये दो टर्म आप मान सकते हो, इन दोनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है। ठीक है, अल्फा बाय बीटा। अब आपको बीटा का डायमेंशन चाहिए, उस आपको u का डायमेंशन पता है, तो अल्फा का डायमेंशन पुट करना पड़ेगा। वो यहां से आएगा कि भाई ये जो अंदर पेट में अल्फा एक्स बाय के टी, ये कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आप डायमेंशनलेस को ऐसे 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब m0 l0 t0, मतलब वो 1 भी लिख सकते हो। मैं बार बार पूरा लिखूं m0 l0 t0, आप 1 भी लिख दो, m0 l0 t0 को 1 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा का डायमेंशन कितना हो गया सर? kt ऊपर गया, kt का डायमेंशन डिवाइडेड बाय x, अरे kt इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x नीचे गया। ये सर, तो जो अल्फा का डायमेंशन है वो kt बाय एक्स के डायमेंशन के बराबर है। जो अल्फा का डायमेंशन है वो kt बाय एक्स के बराबर है। अब kt क्या होता है, तो मैं आपको पहले नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा का जो डायमेंशन है वो क्या है? kt बाय एक्स के डायमेंशन के बराबर। k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सबको पता है k होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल पर केल्विन। तो k का डायमेंशन पता होना चाहिए, इसकी पहले वैल्यू पता होना, इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन। तो यहां से मैं k यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकता हूं। जूल यानी एनर्जी यानी ml2t-2, यस सर। केल्विन यानी टेम्परेचर यानी कैपिटल K, स्मॉल के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, के कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो केल्विन के के में और इसमें। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऐसे बोल देता हूं। ये के तो वैसे भी बेवफा है, कभी स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाता है, कभी थर्मल कंडक्टिविटी बन जाता है, कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, जाने दो इसको। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो गया? जूल यानी ml2t-2 और डिवाइडेड बाय केल्विन यानी टेम्परेचर। सही बात है, यस सर। तो कितना हो गया सर? जो k का डायमेंशन है वो गया ml2t-2 k-1। k क्या है? केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का डायमेंशन k होता है k-1। ठीक है, चलो अब अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, टाइम है टेम्परेचर, लेट अस चेक। t इज द टेम्परेचर, तो यहां पे इसको टाइम लेने की गलती ना करें, t टेम्परेचर है, x डिस्प्लेसमेंट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t इज नॉट टाइम बट t इज टेम्परेचर। ओके साहब, तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकाल लिया हमने, क्या पुट कर दो। अब अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया? k का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन बाय x का डायमेंशन। k का डायमेंशन क्या है? ml2 t-2 केल्विन -1 इंटू t टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का डायमेंशन होता है k केल्विन। ओके साहब, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय x यानी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो गया? l। तो अब आप एक बात देखो कि एक l स्क्वायर बाय l हो गया l, k -1 से k शहीद हो गया। क्यों?
ये किसका डायमेंशन है? डायमेंशन फॉर्मूला किसका? Ml2 T-2 K-1 किसका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। और यहाँ पे जो K है वो केल्विन का K है, टेम्परेचर का। और यहाँ पे जो T है ये टेम्परेचर है, इसको टाइम लेने की गलती ना करें, ये टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर का डायमेंशन क्या हो गया? K-1 से K शहीद हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों के पास अल्फा का डायमेंशन निकल के आ गया कितना? ML-T-2। अल्फा का डायमेंशन कितना आ गया? ML-T-2। K-1 से K शहीद हो गया, अल्फा का डायमेंशन आ गया। बधाई हो, अल्फा हुआ है। अब आपसे पेपर में अल्फा का डायमेंशन पूछा होता तो डायरेक्ट आप बता देते ML-T-2, जो कि फोर्स का भी होता है ML-T-2। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पे अल्फा का डायमेंशन नहीं पूछा है, यहां पे हमसे पूछा है मित्र बीटा का डायमेंशन। तो अब हम यहां पे U पता है अपने को, U होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या डायमेंशन हो गया? एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, U उसने एनर्जी डेंसिटी बोला। एनर्जी का डायमेंशन होता है ML2 T-2, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। तो यहां पे एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी बाय वॉल्यूम का डायमेंशन आ गया ML-1 T-2। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। आप इसको उठा लो और मैं इसको नेक्स्ट से नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं। और यहां पे मैंने लिखा कि जो U का डायमेंशन है वो किसके बराबर है बच्चों? अल्फा बाय बीटा के डायमेंशन के। अब अल्फा का डायमेंशन हम खोज ला चुके हैं, कहां से? घाना के, अफ्रीका के घाना के घने जंगलों से खोज ला चुके हैं क्या? अल्फा का डायमेंशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, बीटा को इधर ले जाते हैं बेटा, बीटा को इधर ले जाते हैं और यू को नीचे ले जाते हैं, बीटा को इधर और यू को नीचे। तो अल्फा बाय यू, सही है। बस बीटा ऊपर यू नीचे। अल्फा का डायमेंशन घाना के घने जंगलों से खोज के लाए कितना? ML-T-2 लिख दिया, ML-T-2। और एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है जो हमारे पास आया है वो आया है ML-1 T-2। लो कर लो बात। हाँ सर, अब देखो मजा, मजा अब देखो आप, अब मजा आप देखो, M से M शहीद हो गया, T-2 से T-2 शहीद हो गया, L की पावर 1 डिवाइड बाय L की पावर -1, तो ऊपर जाके हो जाएगा L²। तो हमारे पास देखो वो आ गया, बीटा का डायमेंशन आ गया L², लेंथ स्क्वायर है ना। तो बीटा का डायमेंशन L² चेक करते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, L²। अब देख लेते हैं भाई, ये तो M0 L0 T0 नहीं, M0 L2 T0 ये रहा ना L², फोर्थ ऑप्शन। यहां पे फालतू की बात कर रहा है L2 T-2। ये थीटा जो -1 है ना, कभी कभी पेपर में केल्विन यानी टेम्परेचर के डायमेंशन को कैपिटल के भी ले लेता है, या कभी कभी थीटा, ये थीटा नहीं होता, थीटा जैसा दिखता है, थीटा तो एंगल होता है, ये टेम्परेचर। तो याद रहे जब भी ऐसा थीटा जैसा दिखे मतलब ये टेम्परेचर वाला है, केल्विन वाला है। ठीक है, तो अपने पास अपना ऑप्शन मैच हो गया बच्चों, फोर्थ ऑप्शन अपना मैच हो गया टकाटक। एक बार और समझा देता हूं फटाफट से, है ना। देख लो, तो सॉल्यूशन यहां से शुरू, आप देखो बेटा कि सॉल्यूशन सर यहां से शुरू है और यहां भी हुआ सॉल्यूशन और यहां तक गया सॉल्यूशन। तो अच्छा सवाल है क्योंकि जेई का सवाल है, क्योंकि ये जेईई का सवाल है कि नहीं बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से देखो सर, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि U एनर्जी डेंसिटी है। ओके, एनर्जी डेंसिटी हो तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी का डायमेंशन वॉल्यूम का डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन U का डायमेंशन आ गया। ओके, आपने लिखा U इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा साइन अल्फा x बाय KT। अब आपने कहा कि ये जो पूरा साइन है पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा, तो इसका डायमेंशन में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इसका मतलब U और अल्फा बाय बीटा, एक टर्म ही हो गया, एक टर्म ही हो गया। इसका मतलब U और अल्फा बाय बीटा का डायमेंशन सेम है क्योंकि इक्वेट हो रहे हैं। ये तो यूजलेस है जो मैंने छुपा रखा है। ठीक है, U का डायमेंशन पता है, बीटा का निकालना है तो अल्फा का खोजना पड़ेगा। वो खोजने के लिए हम घाना के घने जंगलों में गए और हमने पाया कि इसके साइन के पेट में है अल्फा x बाय KT। साइन खुद भी डायमेंशनलेस है और जो उसके पेट में है वो भी डायमेंशनलेस है। अल्फा x बाय KT डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस को हम लिख सकते हैं 1, डायमेंशनलेस को हम लिख सकते हैं 1, KT ऊपर x नीचे, अल्फा का डायमेंशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, नेक्स्ट स्लाइड। K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। K का डायमेंशन निकाल लिया। ये कैपिटल K कौन है? ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल की टेम्परेचर है। सबके डायमेंशन पुट कर दिए, K का, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन, डिस्प्लेसमेंट का अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब बहुत बढ़िया, अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब इस चीज को हमने नेक्स्ट से नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा, U इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा, बीटा ऊपर U नीचे। अल्फा का डायमेंशन खोज निकाल चुके हैं, बीटा का डायमेंशन आ जाएगा, अल्फा का डायमेंशन पुट किया, U का डायमेंशन पता ही है एनर्जी डेंसिटी L² आ गया। तो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। तो एक बार आप इस सॉल्यूशन को देख लो और फिर मैं आपको लेके चलता हूं प्यारे बच्चों आगे। ये स्लाइड देख लो, अगला स्लाइड देख लो, ठीक है, और ये देख लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, डन। अब
सर वो था, आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दिया, उस पर खूब बढ़िया बढ़िया सवाल करवा दिए, लेकिन जो पहली एप्लीकेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ एक चीज लिखी हुई थी, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, उसका क्या मतलब है थोड़ा सा उस पर बताओ, क्योंकि उस पर सर एक थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल सवाल बनाया जा सकता है। तो देखो बस थोड़ा सा और, इसके बाद अपना पहला एप्लीकेशन खत्म, दूसरा एप्लीकेशन अपन चालू करने वाले बहुत ही जल्द। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ने के बाद हम अब बोल सकते हैं कि भाई हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन नहीं जानता, एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे मुलाकात तो हमारी 9th क्लास में हो गई थी, बाकी फिर 11th में जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा तो हमारी मुलाकात हो गई, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं आपसे पूछूंगा कि कितने टर्म्स है, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, 1 2 और 3, 3 टर्म्स है, तीनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कायदे से तो यही होना चाहिए। हाँ सर, अब सुनना बहुत ध्यान से, हाफ की तो कोई औकात नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, एस का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट होता है, एल हो गया, यस सर। यूटी का डायमेंशन क्या हो गया, यू यानी वेलोसिटी, एल टी इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। यू हो गया एल टी माइनस वन, टाइम का डायमेंशन हो गया टी। और हाफ की तो कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है, कोई उसका डायमेंशन नहीं। ए यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया एल टी माइनस टू, टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, सही बात है। अब आप देखो टी माइनस वन से टी शहीद हो गया, टी माइनस टू से टी टू शहीद हो गया, इसका भी डायमेंशन एल, इस टर्म का भी डायमेंशन एल, तो इस टर्म का भी डायमेंशन एल। तो इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, क्योंकि हम इसको इक्वेशन को यूज करते हैं। डायमेंशनली करेक्ट है सर, बिल्कुल सर, और क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट है ना। अब सुनना मेरी बात, सर ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, क्यों, कैसे पता आपको, अरे तो यार इसको अपन यूज नहीं करते क्या, 9th में भी यूज किया था, 11th में भी यूज कर रहे हैं इक्वेशन, उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। हाँ सर, तो डायमेंशनली भी करेक्ट है, न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। अच्छा एक चीज और, जैसे ये और देख लो एक बार, सुनना ये और देख लो, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, आपके सामने मैंने लिख दिया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आप कहोगे हाँ सर ये तो हम 9th में ही पढ़े थे, थर्ड इक्वेशन होती है सर ये मोशन की, और ये हमने 11th में भी पढ़ा है। एक बार सर ये नीचे क्या लिखा है, इसको अभी मैं छुपा देता हूं, नहीं तो सस्पेंस खराब होगा। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, आपको मजा आएगा, ठीक है, और मैं जिस अंदाज से बताऊंगा उसमें भी मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे सर कितने टर्म्स हैं, फिर वही बात कर दी ना, छोटी बात, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म है, क्या तीनों के डायमेंशन सेम है, होने तो चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से। वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, है तो वेलोसिटी, एल टी माइनस वन इसका होल स्क्वायर, 2as, 2 की को तो कोई बिसात नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, नंबर है। ए यानी एक्सेलरेशन, यानी एल टी माइनस टू, एल टी, अरे एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, है ना, मल्टीप्लाइड विद यहाँ पे एस यानी डिस्प्लेसमेंट यानी एल हो गया। अगर आप देखोगे तो ये एल टू टी माइनस टू, ब्रैकेट स्क्वायर खोल दो, एल टू टी माइनस टू, यस सर, ये भी कितना आया एल टू टी माइनस टू, यस सर, एल टू टी माइनस टू, यस सर, और ये भी कितना आया एल टू टी माइनस टू। तो सबके सब क्या हो गए बच्चों, एल टू टी माइनस टू, सबके सब क्या हो गए सर, यहाँ पे हमारे पास सेम डायमेंशन के हो गए, एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, एल टी टू माइनस टू। सर आपने यहाँ पे कुछ छुपाया था, मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर मैं आपसे बोलूं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए एस, क्या ये तो आपको दिख रहा है कि यार ये डायमेंशनली करेक्ट है, डीसी यानी डायमेंशनली करेक्ट, डीसी यानी डायमेंशनली करेक्ट है, यस सर, और न्यूमेरिकली करेक्ट है, क्योंकि हम इसको 9th में भी यूज किए थे। न्यूमेरिकली यानी कि भाई हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकली करेक्ट मतलब इसको न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि करते हैं, डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली करेक्ट है। अब अगर मैंने यहां से 2 चुरा लिया तो अभी भी इसका डायमेंशन भी, क्योंकि यहां पे 2 होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी भी हम बोलेंगे इसका डायमेंशन है एल टू टी माइनस टू, इसका भी डायमेंशन है एल टू टी माइनस टू, और साहब ए एस का भी डायमेंशन है एल टू टी माइनस टू। यानी ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, डीसी यानी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हाँ सर बात तो सही, इसका मतलब ये डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। एनसी मतलब न्यूमेरिकली करेक्ट, ये न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। तो ये कह के क्या साबित करना चाहते हो आप, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि कोई नंबर
कम ज्यादा हो जाए, 2 की जगह मैं इधर 1/2 कर दूं, आप समझ रहे हो। तो कोई भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो इट इज नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट होगी ही होगी। लेकिन एक इक्वेशन जो न्यूमेरिकली करेक्ट है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकली करेक्ट है, यस सर, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी होगी ऑटोमेटिकली। जो हम इक्वेशंस यूज करते हैं ना न्यूमेरिकल्स में, वो न्यूमेरिकली करेक्ट होती है, और वो हम तभी यूज करते हैं जब वो न्यूमेरिकली करेक्ट होती है। और अगर वो न्यूमेरिकली करेक्ट है तो उनका डायमेंशनली करेक्ट होना तय है। अब आप कहोगे, इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना, 100 बात की एक बात, कि कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट होगी होगी, सही बात है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट यानी वो न्यूमेरिकल्स में यूज होती है तो वो डायमेंशनली करेक्ट 100% होगी, बिल्कुल सही बात। अब आप कहोगे सर इसको एक जगह लिख दो, एक जगह आप इसको लिख दो, है ना, सुनना बहुत ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे की पॉइंट बना रखा है अपने प्यारे बच्चों के लिए, और मैं यहाँ पे देखो क्या कह रहा हूं, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। मतलब थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया, पेपर में भी ऐसे लिखता ना, घुमा फिरा के। एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कोई गारंटी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट होगी होगी, हो भी सकती है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकती है, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो यहां पे मे भी लिखा है, मे मतलब संभावना है, हो सकती है न्यूमेरिकली इनकरेक्ट, और ऐसे लिख देता हूं, मे बी ऐसे लिख देता हूं और अच्छा रहेगा आपके लिए, मे बी न्यूमेरिकली करेक्ट, मे बी न्यूमेरिकली करेक्ट और न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। अब ज्यादा सही है, वही कह रहा है कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकती है या न्यूमेरिकली इनकरेक्ट भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बट अ न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन, यानी जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, जो डिराइव होती है इक्वेशंस, विल ऑलवेज बी डायमेंशनली करेक्ट। मतलब अल्टीमेटली, अरे जैसे वो नहीं है कि हर कौवा काला है पर हर काला कौवा नहीं है, हर कौवा काला है पर हर काली चीज कौवा नहीं, वैसे ही हर न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन हर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट है तो न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन अगर न्यूमेरिकली करेक्ट है तो उसका डायमेंशनली करेक्ट होना तय है। इस पे सवाल बनाया जा सकता है प्यारे बच्चों, देख लो इसको, आया समझ में टकाटक एकदम। और इसी के साथ हमारा पहला एप्लीकेशन भी क्या होता है, खत्म होता है। इसके साथ हमारा पहला एप्लीकेशन खत्म हो गया, और अब हम शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है बॉस, हाँ सर क्लियर हो गया टकाटक एकदम, है ना, ठीक है। अब अगला जो एप्लीकेशन था, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, जल्दी बताओ सर। फर्स्ट एप्लीकेशन था हमारा टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तरह तरह के सवाल कर लिए, सब तरीके के सवाल कर लिए। अब मैं आपको करवाऊंगा टू फाइंड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। आ जाओ सिखाता हूं, एकदम बेसिक से उठाता हूं और फिर मैं आपको एडवांस का सवाल करवाता हूं। ठीक है, सुनो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, और लास्ट में आप सबका फेवरेट जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, उस पे आएंगे। टू फाइंड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, क्या लिखा है, टू फाइंड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। देखना सुनना मेरी बात, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं। जैसे पेंडुलम पता आपको, पेंडुलम, हाँ सर ये पेंडुलम होता है। यहां से अगर आपने इसको छोड़ा सर तो वापस यहां पे आने में जो टाइम लगेगा, इधर फिर वापस इधर, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, सही है, यस सर। तो एक पेंडुलम है, उसकी रस्सी की लंबाई l है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो अब आज के जमाने में 2025 में हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। होगा कि नहीं होगा, बहुत ध्यान, मैं मतलब इस तरीके से समझाऊंगा एकदम बेसिक से उठा के कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया, आज पता है 2025 में 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। लेकिन मान लो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मान लो 1600 या मान लो 1750 में, ऐसी एक रैंडम ईयर ले लेता हूं, 1750 में फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा। तो क्या मैं 1750 में से पहले पहुंच जाऊं टाइम मशीन में, टाइम मशीन लेके 1750 से पहले पहुंच जाऊं, तो क्या ये फॉर्मूला इजाद हुआ होगा, तब नहीं हुआ होगा सर। तो ये सोचा कैसे होगा किसी ने, और क्या हम भी इसके बारे में सोच सकते हैं। क्या हमको अगर ये बोल दिया जाए कि लेट सपोज जो बॉब है, बॉब का मास हो गया m, हम 1750 से पहले अगर पैदा होते तो हमें नहीं पता होता कि टाइम पेंडुलम का जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है। हमें नहीं पता होता कि इसके मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो हम इसको कैसे डिराइव करें, मैं आपको बताता हूं। हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, मैं आपको बताता हूं, और इस पे कैसे सवाल बनते हैं मैं आपको बताता हूं। तो मान लो पेंडुलम बॉब का मास है,
लेंथ एल है, तो हम ये मान रहे हैं एजम्पशन, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, सुनना यहां से लिख के दिखाता हूं, एजम्पशंस कि जो टाइम पीरियड है, सिंपल मुझे डिराइव क्या करना है सबसे पहले तो, टू डिराइव, यहां लिख रहा हूं टू डिराइव, क्या डिराइव करना है सर, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड डिराइव करना है। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है ना, और मास की कितनी पावर पे डिपेंड करता है आई डोंट नो, तो मास की लेट सपोज ए पावर पे डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, लेंथ की पावर बी पे डिपेंड करता है, और जी पर भी डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी जो पावर होगी वो सी होगी, कितनी होगी प्यारे बच्चों, उसकी पावर जी की पावर सी होगी। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब एक मास है, एक लेंथ है, रस्सी की लंबाई, बॉब का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा हम एजम्पशन मान के चल रहे हैं, एजम्पशन है ना, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं एजम्पशन कि टी इज प्रोपोर्शनल टू, अब मास की कितनी पावर नहीं पता तो उसकी पावर ए मान ली, लेंथ की कितनी पावर नहीं पता तो बी मान ली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर मान ली सी। अब हम यहां पे बोलेंगे कि हम यहां पे कह सकते हैं ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे ये जो आपको दिखाई पड़ रहा ना एलएचएस में टाइम, इसका डायमेंशन, और आरएचएस में पूरा का पूरा एक टर्म आ रखा है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं आ रहा, और इसकी लिमिटेशन भी यही है, आपने अगर क्लास में कभी पढ़ा, इसकी लिमिट, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन भी यही है कि आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले रिलेशन इससे डिराइव कर सकते हो। समझ में आ गई बात? यस सर, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले तो कर भी नहीं सकते। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, आपके लिए आसान बनाता हूं, पहले आप इसको देख लो कि हमने एज्यूम कर लिया कि भाई टाइम जो है वो मास के भी प्रोपोर्शनल है, वो लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन कैसे, मास की पावर नहीं पता ए, लेंथ की पावर नहीं पता बी, जी की पावर नहीं पता सी। अब मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं इसको, ठीक है, ये देखो यहां पे मैंने लिखा T इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, जी की पावर सी। अब क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर? गुरुजी टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी यानी टाइम का डायमेंशन जो होगा ये एक टर्म हो गई, और ये पूरी की पूरी एक टर्म होगी, इन दोनों के डायमेंशन सेम कर दो, यानी कि अल्टीमेटली आपको एलएचएस और आरएचएस में क्या करना है, डायमेंशंस सेम करने हैं, मतलब कि, और डायमेंशंस सेम करके पावर वगैरह कंपेयर करने, मैं आपको बताता हूं। टी यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन इज सेम एज ये एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। बोलो बेटा बात समझ में आ पा रही, बोलो बेटा बात समझ में आ रही, टाइम का डायमेंशन एम की पावर एल की पावर बी, जी की पावर सी का डायमेंशन, इन दोनों के डायमेंशन एलएचएस और आरएचएस में डायमेंशन, क्योंकि एक टर्म ये है एक टर्म ये है। यस सर, टाइम है, टाइम का डायमेंशन कितना हो गया, कैपिटल टी टाइम है, लेकिन उसका डायमेंशन हो गया कैपिटल टी ही। यस सर, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एम क्या है, मास, मास का डायमेंशन क्या होता है एम, तो क्या एम की पावर ए, एल क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है एल, ये हो गया एल की पावर बी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन के बराबर एल टी माइनस टू, उसकी पावर कितनी होगी साहब, सी हो गई, सही बात है, जी हो गया एल टी माइनस टू, उसकी पावर हो गई सी। अब मुझे एलएचएस और आरएचएस में पावर्स कंपेयर करनी है, क्या मैं एस टी को ऐसे नहीं लिख सकता, टाइम के डायमेंशन को? आप मुझे एक बात बताना सर, एम जीरो एल जीरो टी वन ऐसे करके लिखा जा सकता है? हाँ सर बिल्कुल सर लिखा जा सकता है, एम जीरो एल जीरो टी वन, M0 L0 T1, यस सर बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS में, और अरे T लिखो या M0 L0 T लिखो एक ही बात है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं LHS में और RHS में पावर्स को ना कंपेयर करना चाह रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अब मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं, और मैं कंपेयर कर भी रहा हूं, ठीक है, कैसे सुनो, यहां पे मास की पावर कितनी है, जीरो, यहां पे मास की पावर कितनी है, ए, ओके, तो हमने लिख दिया जीरो इक्वल्स टू ए, जीरो इक्वल्स टू ए, ठीक है साहब, ये पहला रिलेशन आ गया हमारे पास। दूसरा, लेंथ की पावर कितनी है, जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू, लेंथ की यहां पे पावर कितनी है, देखना बहुत ध्यान से, लेंथ की पावर बी इंटू लेंथ की पावर सी, समझना यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, लेंथ की पावर बी और यहां पे एल की पावर सी, तो लेंथ की पावर हो गई बी प्लस सी, समझना, लेंथ की पावर बी, लेंथ की पावर सी, तो हो गया लेंथ की पावर बी प्लस सी, और यहां पे लेंथ की कितनी पावर है, जीरो, यहां पे कितनी पावर होगी, बी प्लस सी, तो ये आ गया जीरो इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। और टाइम की, एक मिनट मैं आप एक काम करता हूं, यहां पे लेंथ के लिए ग्रीन से बना देता हूं और टाइम के लिए पिंक से बना देता हूं। टाइम की पावर कितनी है 1, और यहां पे टाइम की पावर कितनी है -2c, टी की पावर कितनी है -2c,
यहां पे टाइम की पावर है 1 और यहां पे टाइम की पावर है -2c। ये हो गई बेटा जी थर्ड इक्वेशन। समझ में आ पा रही बात? समझ में आ पा रही बात? बिल्कुल सर, एकदम टकाटक समझ में आ गई। आपने बस ये बोला कि अच्छा सर एक बात बताओ, ये पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही? तुम्हें पता चलने की जरूरत ही नहीं, खुद ही देगा एग्जामिनर कि ये टाइम जो है वो मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। तो बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे? समझ में आ पा रही बात? समझ में आ पा रही? अच्छा सर, समझ गए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेपर में आपको देगा, मैं बताऊंगा आपको, पेपर में वो आपको देगा, ठीक है? बोलो क्लियर है? ठीक है, तो आपने यहां पे LHS और RHS के डायमेंशंस बराबर कर दिए। LHS में मास की पावर 0, RHS में मास की पावर a। LHS में लेंथ की पावर 0 और RHS में लेंथ की पावर b प्लस सी, l की पावर b इंटू l की पावर c, b प्लस सी। तो यहां पे पावर 0, यहां पे b प्लस सी। टाइम की पावर LHS में 1, टाइम की पावर RHS में -2c। तो अब देखो a की वैल्यू तो 0 हो गई, यस सर। c की वैल्यू कितनी होगी यहां से? सर c की वैल्यू होगी -हाफ, c की वैल्यू होगी -हाफ, है ना? c की वैल्यू कितनी होगी? -हाफ। c की वैल्यू -हाफ यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -हाफ इधर आया +हाफ, तो b की वैल्यू यहां, क्योंकि c की वैल्यू -हाफ यहां पुट करी, b की वैल्यू आ गई हाफ और a की वैल्यू तो 0 आई गई है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि t जो हमने बोला था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, लेंथ की पावर b, है ना, g की पावर c। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहां पे क्या बोल सकते हैं पता है आपको? t इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a तो 0 है, यस सर। लेंथ की पावर b कितना है बच्चों? हाफ, हाफ। g की पावर c कितना है बच्चों? -हाफ। तो यहां पे आप बोल सकते हो t इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, l की पावर हाफ बाय g की पावर -हाफ है, वो नीचे चला गया, हो गया g की पावर हाफ। सही है, g की पावर -हाफ नीचे जाके हो गया g की पावर हाफ। मास की पावर 0 मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे यस और नो? यस सर। तो t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर हाफ बाय g की पावर हाफ। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ले लो, l रूट l रूट g, तो रूट l बाय g, ये आ गया। हाँ सर, यहां तक आ गया, बस इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी। अब आप एक चीज बोलोगे, बताओ क्या? कि सर एक बात बताओ, पहले तो आप ये सॉल्यूशन देखो, फिर मैं आपसे एक बात की चर्चा करता हूं, ठीक है भाई? अब आप ये बोलोगे कि सर ये प्रोपोर्शनल तो ठीक है, टी इज, है ना, मतलब यहां पे अपना आंसर खत्म हो जाता है और सवाल कैसा फ्रेम करेगा वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं एक इंफॉर्मेशन आपने बताना चाहता हूं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय जी है। तो सर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, इक्वल्स टू आता है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, आता तो है सर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। क्या सर डायमेंशनल एनालिसिस हमको ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है या नहीं देता है? इस पे भी सवाल बन सकता है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय जी आ गया, यस और नो? यस सर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, इक्वल्स टू आया, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। डायमेंशनल एनालिसिस की सबसे बड़ी खामी है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस बताता ही नहीं है। फिर ये कहां से आता है? फिर ये कहां से आता है? नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। तो सर ये कहां से आता है बेटा? एक्सपेरिमेंट करके आता है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं बार बार, अलग अलग एल की वैल्यू लेते हैं, जी की वैल्यू तो फिक्स है, अलग अलग एल की वैल्यू के लिए अलग अलग टाइम टी आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एल पता है अगर, और आप स्टॉप वॉच से या घड़ी की टिक टिक से टी कैलकुलेट करते हो, तो एक्सपेरिमेंट होते हैं बार बार, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं कई सारे वैल्यूज, उनका एवरेज लेते हैं। तो इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती। फिर कहां से मिलती है? इट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, इट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमको एक्सपेरिमेंट से मिलता है। तो इस पे कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल सवाल बनाया जा सकता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ बताता है, कुछ भी नहीं बताता डायमेंशनल एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट हमको बताता है। अब आप कहेंगे कि सर सवाल कैसे फ्रेम होंगे? मुद्दे की बात आपने देख ली कि हम, अभी मैं आपको सवाल दिखाता हूं कैसे फ्रेम होते हैं। सुनो, एडवांस का सवाल भी करते हैं। मैं आपको, ये पहले आप देख लिया आपने? हाँ सर ये तो देख लिया सर, ये तो क्लियर हो गया हमको, है ना? यहां से देख लो आप, यहां से देख लो, ये देखो। अब कैसे वो लैंग्वेज में फ्रेम करेगा ये मैंने बता दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट से आता है। अब एक सिंपल सवाल उठाते हैं सबसे पहले, लेकिन जिसकी लैंग्वेज बच्चे को टफ लगती है, और उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों, छोटे भाई बहनों, एडवांस 2023 का सवाल लगाते हैं, ठीक है? अब देखो
क्या लिखा है, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड फोर्स एफ बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास। वो ये बोल रहा है कि अगर मैं एनर्जी को, वेलोसिटी को और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लूं तो मास के क्या डायमेंशंस होंगे, ई इंटू वी स्क्वायर, ई वी माइनस टू, एफ वी माइनस वन, एफ वी माइनस टू, है ना। मतलब कि एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी, ई एनर्जी है। मतलब अल्टीमेटली ये आपसे सेकंड एप्लीकेशन की ही डिमांड कर रहा है, बस लिखने का तरीका अलग है। मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे हल करना है। पहले आप एक बार सवाल पढ़ लो, ये सेम वही है जो हमने पीछे किया है। मैं आपको बताता हूं ये क्या कह रहा है। पढ़ लिया प्यारे बच्चों? हाँ सर पढ़ लिया। तो सुनो मेरी बात, मास, डायमेंशंस ऑफ मास। अब आप कहोगे डायमेंशंस ऑफ मास तो एम होते हैं। अरे वो तो तब होते हैं ना जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वो सब होता है। वो कह रहा है कि मास के क्या डायमेंशन होंगे अगर ई, वी और एफ ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हल करने की निंजा टेक्निक बताता हूं, कभी गलती नहीं होगी, कभी डाउट नहीं आएगा। डायमेंशंस ऑफ मास पूछ रहा ना इन टर्म्स ऑफ ई, वी, एफ। आप एक काम करो, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करो एनर्जी की पावर ए, वी वेलोसिटी की पावर बी, फोर्स एफ की पावर सी, खत्म। सेम पहले जैसे, टी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एम की पावर 0, एल की पावर बी, जी की पावर सी, बस अब वही करना है। तो आप बोलोगे कि यहां पे इसका डायमेंशन मास का, इस टर्म का और इस टर्म का आरएचएस का डायमेंशन सेम होगा। यस सर। मास का डायमेंशन कितना होगा, m1 खाली है, साथ में मैं फ्री फंड में L0 T0 लगा देता हूं क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना रहेगा। मास का डायमेंशन कितना होता है, m होता है, तो इसका डायमेंशन LHS का और ये पूरी कंबाइंड इस क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होंगे, LHS और RHS। मास का डायमेंशन m होता है, साथ में फ्री फंड में L0 T0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनल लिखो, इक्वल्स टू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेनी है ना। प्रोपोर्शनलिटी को आप इक्वल टू लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहो तो प्रोपोर्शनल लिखा रहने दो, चाहो तो इक्वल्स टू कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब सुनो, ई यानी एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t-2। ई क्या है, एनर्जी है, तो ml2 t-2 की पावर कितनी हो गई बच्चों, ए हो गई। यस सर। वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होगी, LT-1, इसकी पावर कितनी होगी, बी। एफ क्या है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, MLT-2, उसकी पावर कितनी होगी बच्चों, सी होगी। सही है क्या, बिल्कुल साहब। और यहां पे आपने कंपेयर कर देना है सबको, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, मास को लिख दिया m, साथ में क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है तो लिख दिया L0 T0। एनर्जी ml2 t-2 पावर a, वेलोसिटी v LT-1 पावर b, फोर्स f ml2 t-2 पावर c। अब देखो, मास की पावर लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है 1 और राइट हैंड साइड में कितनी है, m की पावर a, m की पावर a, m की पावर c, तो m की पावर a प्लस c। तो लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर 1 है और राइट हैंड साइड में है m की पावर a इंटू एम की पावर सी, यानी a प्लस सी हो गया। यस सर, एक इक्वेशन ही आ गई, नंबर 1 पहला रिलेशन। लेंथ की पावर कितनी है LHS में 0 और RHS में लेंथ की पावर कितनी है 2a प्लस बी प्लस सी। अरे बाप रे, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। सही है, हाँ सर बिल्कुल सर सही है। लेंथ की पावर 2a प्लस बी प्लस सी। टाइम की पावर कितनी है 0 LHS में और टाइम की पावर RHS में कितनी, -2a माइनस बी माइनस 2c। अरे सही है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ध्यान से सुनना आप मेरी बात। टाइम की पावर हो गई 0 लेफ्ट में, है ना, और राइट में कितनी होगी -2a माइनस बी माइनस 2c। एक बार यहां तक आप देख लो, फिर मैं आगे चलता हूं। एक बार आप पहले यहां तक देख लो रिलेशन। मतलब हमने क्या करना है, मास की पावर LHS और RHS में कंपेयर करनी, लेंथ की पावर LHS RHS में कंपेयर करनी और टाइम की पावर LHS RHS में कंपेयर करनी है। इसको देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। डन हो गया। अब देखो, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, बहुत ध्यान से सुना। मैं इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं। आप कहोगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ी सी चालाकी खेलनी पड़ेगी तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, दोनों को ऐड कर दिया। कर दूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं सर कर दो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सर ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग दीज टू इक्वेशंस। 0 + 0 = 0, 2a - 2a शहीद हो गया 0, b - b हो गया शहीद 0, c - 2c हो गया -c। ओ यू आर वेरी चालाक ब्रो। 2a से -2a शहीद हो गया, 2a - 2a 0, b - b 0, c - 2c is -c, 0 + 0 is 0।
तो सी की वैल्यू कितनी आई, 0 ही तो आई, माइनस सी इधर चला गया तो सी 0 आ गया। ओ सी की वैल्यू 0 हो गई। अब आप c की वैल्यू यहां 0 पुट कर दो तो 1 इक्वल्स टू a प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 1 आ गई। लो कर लो बात, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0। सर b की वैल्यू कैसे आएगी, कोई भी इक्वेशन उठा लो, ये सेकंड इक्वेशन उठा लो भले से आप, 0 इक्वल्स टू 2a प्लस b प्लस सी। यस सर, तो 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू नहीं पता और c की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इक्वल्स टू 2 प्लस बी, तो b की वैल्यू आ गई -2, सब आ गया। ओ यू आर वेरी चालाक ब्रो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0, तो अपना आंसर क्या आ गया सर, आपने लिखा था मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर a v की e की पावर a, है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 1, v की पावर b, तो v की पावर b की वैल्यू -2, और यहां पे लिखा था f की पावर c, f की पावर c कितना है 0 है, मतलब इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं, तो m को मैं क्या लिख सकता हूं, e1v -2, e1v -2, e1v -2, e1v -2, सेकंड ऑप्शन। ये भी इस तरीके का सवाल आपका मेंस में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, एडवांस जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट सब जगह इस तरीके का सवाल पूछा जा चुका ऑलरेडी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस तरीके का सवाल ऐसा फ्रेम करके, ठीक है, नीट जेईई एम कॉमा ए मेंस एज वेल एज एडवांस सब जगह पूछा जा चुका है इसी तरीके का सवाल। ओ ठीक है सर, ठीक है, समझ गए, यहां तक तो आपने देख ही लिया था। उसके बाद किया क्या हमने, कुछ भी नहीं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके सी की वैल्यू 0 आ गई, सी की वैल्यू यहां पे 0 पुट करी, a1 आ गया, a की वैल्यू यहां पे पुट करी, सी की वैल्यू यहां पे पुट करी तो b आ गया। अब जैसा जैसा किया था m वॉज, अब एबीसी की वैल्यू पुट कर दी, एबीसी की वैल्यू कितनी कितनी है 1 -2 0, 1 -2 0, तो क्या हो गया e की पावर 1 v की पावर -2 और f की पावर 0, f है ही नहीं, खत्म हो गया। इस तरीके का सवाल पूछा जा चुका है। अब एक जेई एडवांस का सवाल करते हैं 2023 का, आ जाओ फटाफट से, और ये एप्लीकेशन करते हैं खत्म, और तीसरा एप्लीकेशन करते हैं चालू। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी बात है, देख लो इसको, ठीक है, डन हो गया सर। आंसर क्या आ गया सर हमारे पास ऑप्शन 2, ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ गया, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, प्रोपोर्शनल रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जेई एडवांस 2023 का सवाल सॉल्व करते हैं, है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, यहां पे आपको खुद से दिया है, सुनना, जेई एडवांस 2023 का सवाल पढ़ते हैं। आओ मैं एक बार साइड हटता हूं, आपको अटेम्प्ट करना है तो आप कर लीजिए, मैं आता हूं फिर। हाँ बॉस, क्या लिखा हुआ देखो सर, यहां पे कह रहा है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी y is expressed in terms of 3 derived quantities namely, अरे अंग्रेजी ज्यादा बोलने से सवाल टफ नहीं हो जाता है, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c। ओके, y इक्वल्स टू c की पावर a, h की पावर c की पावर अल्फा है, h की पावर बीटा है, g की पावर गामा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। मैं यहां पे आपको एक ऐसी ट्रिक भी सिखाऊंगा ना कि हमें तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किए बिना भी हमारा आंसर आ जाएगा, बस आप बने रहिए, बस आप बने रहिए। ये देख लिया आपने, अब सुनो, यहां पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर खुद ही दे रखा है भाई, खुद ही दे रखा है कि y इक्वल्स टू सी की पावर अल्फा, h की पावर बीटा और g की पावर गामा, है ना। y होता है यंग्स मॉड्यूलस, तो यहां पे सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, आपने कहना है कि ये जो LHS में है ये टर्म और जो RHS में जो पूरी की पूरी टर्म है, इनके डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन किसके बराबर होगा, LHS की जो टर्म है, RHS की पूरी टर्म, यानी c की पावर अल्फा, h की पावर बीटा और g की पावर गामा। सही है बेटा, यस सर। अब एक काम करते हैं, पहले फटाफट से कोपचे में y यंग्स मॉड्यूलस, c स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, g ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सबके डायमेंशन लिख लेते हैं। y यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन कितना होता है सर, प्रेशर के बराबर होता है सर, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशन लेता है, स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है, कितना ml -1 t -2। समझ में आ पा रही क्या बात, हाँ साहब, ये y का डायमेंशन हो गया। c यानी स्पीड ऑफ लाइट, उसका डायमेंशन लिख ले, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट होता है lt -1, c होता है स्पीड ऑफ लाइट lt -1, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या होता है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है सर जूल सेकंड, जूल सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, सुनो केमिस्ट्री वालों, 6.634 × 10⁻³ जूल सेकंड, जूल सेकंड, है ना।
तो जूल हो गया ml2t-2 और सेकंड हो गया इंटू टी, तो ये हो जाएगा ml2t-1। ये किसका है डायमेंशनल फॉर्मूला? h का। और g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर? g होता है सर f इक्वल्स टू gm1 m2 बार स्क्वायर। तो 4 देखो ना, मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, f इक्वल्स टू gm1 m2 बार स्क्वायर, है ना। अब जे एडवांस का सवाल है तो मेहनत तो करवाएगा ही ना, लपक लड्डू तो नहीं है बेटा जो तुरंत ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मेहनत करवाएगा आपसे, जद्दोजहद करवाएगा, लेकिन लास्ट स्टेप में आपका बचवा दूंगा, ऑप्शन रिजेक्शन से करवा दूंगा लास्ट स्टेप। कैसे? सुनना। खैर जी कितना हो गया? एफ आर स्क्वायर बाय, सबसे पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, सबके डायमेंशंस लिख ले रहे हैं, फिर पावर कंपेयर करेंगे। जी का डायमेंशन हो गया फोर्स यानी mlt-2, आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, मास इंटू मास यानी मास स्क्वायर यानी एम स्क्वायर। तो जो जी का डायमेंशन है वो कितना हो गया? m-1 l3t-2। लो कर लो बात। तो जी का डायमेंशन हमारे पास आ गया कितना? ध्यान से देखो, m-1 l3t-2, m-1 l3t-2, ये सारे डायमेंशन लिख लिए, करेक्ट है। m-1 l3t-2 सबके डायमेंशन लिख लिए, y c h g सबके डायमेंशन हाजिर हैं। बस अब यहां पे सबके डायमेंशन पुट करके पावर्स कंपेयर कराते हैं। पहले आप यहां तक देख लो फटाफट से। अरे चकाचक है सर, चलने दो, आप तो चलने दो, ठीक है, चलने दो सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में आपको अल्फा बीटा गामा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अपन ऑप्शन रिजेक्शन से देख लेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। चलो सबसे पहले अब नेक्स्ट से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसी चीज को लिखते हैं। नेक्स्ट से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। y इक्वल्स टू, क्या लिखा था बच्चों? y का डायमेंशन इक्वल्स टू क्या लिखा था, देखें जरा, c की पावर अल्फा, h की पावर बीटा, g की पावर गामा। c की पावर अल्फा, h की पावर बीटा और g की पावर गामा, यही था, चेक कर लेते। c की पावर अल्फा, h की पावर बीटा, g की पावर गामा से है। y का डायमेंशनल फॉर्मूला ml, भाई अपने को थोड़ा आगे पीछे पेज पे स्लाइड पे आना पड़ेगा। y का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2, ml-1 t-2। y का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2 इज इक्वल्स टू, c का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1, उसकी पावर कितनी होगी? अल्फा। h का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना था सर? ml2t जूल सेकंड, ml2t-1, इसकी पावर कितनी होगी बेटा? बीटा हो गई। और g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला था? m-1 l3t-2, m-1 l3t-2, एक बार चेक कर लेते हैं। m-1 l3t-2 सही, इसकी पावर कितनी होगी बेटा? गामा। ओ माय गॉड, अरे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो आप, है ना जी, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना। अब देखो, अच्छा सी का डायमेंशन पुट कर दिया, एच का डायमेंशन पुट कर दिया, जी का डायमेंशन पुट कर दिया, ठीक है, वाई का डायमेंशन पुट कर दिया। अब आप यही तो कहते हो कि एम की पावर एलएचएस आरएचएस में कंपेयर करो, एल की पावर कंपेयर करो, टी की पावर कंपेयर करो। मास की पावर कितनी यहाँ पे? 1 है, 1 ही तो है ये सर, तो 1 इक्वल्स टू मास की पावर यहाँ कितनी है? बीटा प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ नहीं, एम की पावर बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, पहला रिलेशन, पहला रिलेशन। सेकंड, एल की पावर कितनी? -1, एल की पावर देखो, एल की पावर कितनी? -1, एल की पावर यहाँ पे है अल्फा, एल की पावर यहाँ पे है +2 बीटा, बहुत बढ़िया, और एल की पावर यहाँ पे है 3 गामा, बहुत अच्छी बात है। अब आप कहोगे सर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, हमारी हालत टाइट हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि आपको सॉल्व करना ही नहीं, बस हो गया सवाल खत्म है। जेई एडवांस का सवाल कर रहे हो यार, थोड़ी तो मेहनत लगेगी कि नहीं, है ना। टाइम का डायमेंशन हो गया -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया माइनस अल्फा माइनस बीटा और -2 गामा और -2 गामा। कैसे? टाइम का डायमेंशन यानी टाइम का जो पावर है वो है -2, राइट साइड हो गया माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं ऑप्शंस ऐसे चूज करूंगा, वो ऑप्शन चूज करूंगा जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे मैं अगर ये करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा कंफर्टेबल हो, दोनों को ऐड करके अल्फा से अल्फा शहीद हो गया, 3 - 2 गामा हो गया, गामा बीटा माइनस गामा, समझ में आ पा रही बात। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अपन तो क्या करते हैं, ऑप्शन रिजेक्शन करते हैं। बीटा माइनस गामा 1 कहां पे आ रहा है, ये देखो, चलो बीटा माइनस गामा 1 कहां पे आ रहा है, सुनना, बीटा माइनस गामा 1 कहां पे आ रहा है, बीटा -1, बीटा माइनस गामा 1 कहां पे आ रहा है, -1 -2, 1 आ रहा है, इसमें आ रहा है, डॉट लगा दिया, माइनस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें बीटा माइनस गामा -1 -2 -3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा,
बीटा माइनस गामा, 1 माइनस माइनस 2 3 आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब अल्फा का भी कुछ देखो सर, देखो बीटा माइनस 1 बीटा माइनस 1, गामा माइनस 2 गामा माइनस 2, अल्फा 7 अल्फा माइनस 7। अब क्या करें, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अल्फा की वैल्यू 7 या माइनस 7, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 7 या माइनस 7। तो अब आप एक काम कर लो, आपको ये तो समझ में आ ही गया ना यहाँ पे कि बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू -2 है, ये तो समझ में आ ही गया, दोनों ऑप्शंस में वही हो रहा है। तो आप बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -2 पुट कर दो। सुनो, यहां पे एक काम करो, पुट बीटा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1 एंड गामा की वैल्यू -2। भाई मैं पहले ही बता दूं, ये नीट का सवाल हम नहीं कर रहे, मैं आपको फिर से दिखा दूं ताकि आप ये ना सोचो सर बहुत देर लग रही। भैया जी, जे एडवांस का सवाल है, वो बच्चा पेपर क्रैक करके ना आईआईटी पढ़ने जाता है, 50% नंबर आ जाते हैं आईआईटी में, तो बच्चा बहुत बढ़िया आईआईटी में पहुंच जाता है। 480 में से 50%, 240, 360 नंबर का अगर आईआईटी का पेपर है तो 180 आने पर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है बहुत अच्छी रैंक से, ठीक है। तो जे एडवांस का सवाल करवा रहा हूं फिर मैं, हल्का पतला सवाल नहीं है, तो बीच में आप फैलना मत। हमने ऑप्शन में देखा कि बीटा माइनस गामा 1 किस में आ रहा है, वो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों में बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है, गामा की वैल्यू -2 दे रखी है। तो कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, -1 इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू निकालनी है +2 बीटा, बीटा की वैल्यू होगी -1 +3 गामा, गामा की वैल्यू होगी -2। यहां से अल्फा निकाल लो, -1 इक्वल्स टू अल्फा -2 -6, कितना हो गया, -1 इक्वल्स टू अल्फा -8, 8 -1 हो गया 7, अल्फा की वैल्यू 7 आ गई। अल्फा की वैल्यू 7 आ गई, खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया झमाझम, जे एडवांस का सवाल हो गया झमाझम। थोड़ी तो मेहनत करवाएगा रे तेरे से, वही तो लेवल अप कहलाएगा रे, वही तो लेवल अप कहलाएगा रे। ये सर नो, हाँ सर, लेकिन सर ये तो है जूस निकाल दिया इस सवाल ने। अरे ठीक है यार, तो एडवांस का सवाल ऐसी थोड़ी है, समझ में आ पा रही बात। हाँ सर, सर आपने, हमें समझ में आ गया आपने क्या चालाकी करी। यहां पे ना आपके पास बीटा माइनस गामा जो था वो 1 आ रहा था, तो आपने ऑप्शन में चेक किया कहां पे बीटा माइनस गामा 1 आ रहा है, तो सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रहा था, 2 में नहीं आ रहा था। फिर आपने कहा कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकालू, बीटा की वैल्यू यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -2, यहां भी -2, तो बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -2 आपने किसी एक इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से अल्फा निकाल लिया 7। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने इसको ईमानदारी से सॉल्व नहीं किया, हमने किया ऑप्शन रिजेक्शन। ये ऑप्शन रिजेक्शन जेई एडवांस में टफ होता है, नीट और जेई मेंस में आसान होता है। सबसे आसान ऑप्शन रिजेक्शन होता है नीट का, उसके बाद थोड़ा टफ होता है ऑप्शन रिजेक्शन मेंस का, जेई मेंस का, और सबसे ज्यादा टफ ऑप्शन, क्योंकि यहां पे ऑप्शन रिजेक्शन में भी हमारे पसीने निकल गए। नीट का ऑप्शन रिजेक्शन बहुत आसान होता है, हो सकता है नीट में अगर ये आता तो यहां पे इन दोनों ऑप्शन में से आपको ऐसा होता कि बीटा माइनस गामा +1 सिर्फ एक में ही मिलता, वही सॉल्व हो जाता, अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ती, तभी वो एडवांस है। तो यहां पे आप सॉल्यूशन देखो, कुछ भी नहीं है बेटा, सुनो ना संगे मरमर किए मीनारे, कुछ भी नहीं है इस जेई एडवांस के सवाल में तुम्हारे। समझ में आई बात? हाँ मालिक, समझ में आ गई, देख लो इसको फटाफट से, ये स्लाइड देख लो। यहां पे तो अपन ने जी का वैल्यू निकाला, कोई खास बात नहीं है, तो मैं जी के वैल्यू को तो ना मैं अलग से लिख देता हूं, जी के वैल्यू को, मतलब जी के डायमेंशनल फॉर्मूला। सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही, ये और यहाँ पे ऑप्शन रिजेक्शन। मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, बढ़िया सवाल बनवा दिया सर आपने। अब हम कर लेंगे ऐसे सवाल सर, कैसे और तरीके से पेश करता है सर, वो भी आपने सर यहाँ पे बता दिया, पूरा आपने फील करा दिया, टाइम मशीन वाई मशीन ना जाने आपने कैसे फील करा दिया सर। अच्छा अच्छा, ये भी सब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में बता दिया। तो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमने आज खूब सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली, सेकंड एप्लीकेशन भी डन है, लास्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आ जाओ बेटा, रेडी है? हाँ सर बिल्कुल सर रेडी है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, आओ मेरे साथ, देखो इधर फटाफट से, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है साहब? हाँ साहब, अब देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं, लेकिन इसको, इसके सवालों को करेक्टली सॉल्व करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको सवाल से ही सिखाऊंगा, और सवाल सीधे मैं जेई का ही सवाल उठाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, आप टेंशन मत लेना। और एक नहीं, मैं आपको दो दो सवाल में एक ही तरीका अप्लाई करके बताऊंगा, चाहे 2 में करो, चाहे 200 में करो, चाहे 2 लाख सवालों में करो, वो तरीका ऑलवेज वर्क करता है। लेकिन उससे पहले मैं वो सवाल कराऊं, सवाल से ही सिखाऊं, उससे पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में आप एक चीज देखो, बहुत मजे की बात मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि 1 किलोमीटर और 1000 मीटर में कौन बड़ा है कौन छोटा है? आप बोलोगे सर कैसी मस्ती कर रहे हो, दोनों बराबर सर, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर,
मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है आपको 1, और यहां पे आपको यूनिट दिख रही किलोमीटर, यहां पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है 1000, यस सर, और यहां पे आपको यूनिट दिख रही है मीटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो बड़ी हो गई, 1 की हो गई 1000, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, लेकिन यूनिट छोटी हो गई, मीटर यूनिट छोटी। आपको अपने रूम की लंबाई नापनी तो मीटर में नापोगे कि किलोमीटर में नापोगे? आपको अपनी हाइट नापनी मीटर में नापोगे किलोमीटर में नापोगे? छोटी यूनिट में, क्योंकि अपनी हाइट किलोमीटर में तो नहीं, बहुत बड़ी नहीं, छोटी यूनिट मीटर। अगर आपको अपने घर से लेकर के अपने स्कूल तक का लेट सपोज डिस्टेंस नापना है, या आपका दोस्त कहीं दूसरी तीसरी कॉलोनी में रहता है, बहुत दूर रहता है, किसी और इलाके में रहता है, किसी और कॉलोनी में दूर दराज रहता है, या आपको आपके शहर में कोई बहुत फेमस चौराहा है, वहां से आपको अपने घर का डिस्टेंस नापना है, तो मीटर में नापोगे या किलोमीटर में? सर किलोमीटर में नापेंगे कि नहीं? यस सर, तो क्योंकि किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, 1 की 1000 हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, तो यूनिट छोटी हो गई। अच्छा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो पहले और बाद में सेम रहा, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर सेम है ना, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हुई तो यूनिट छोटी हो गई। इसका मतलब यह है कि एन यू क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। एन यू क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। एन यू कांस्टेंट होता है। एन क्या होता है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू समझ में आ पा रही बात? अच्छा, और यू क्या होता है बच्चों? यूनिट। तो एन और यू का जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट होता है। तो आपने उस तरीके के सवाल भी देखे होंगे। कैसे? हाँ सर, वो वाले सवाल, सर समझ गए, एन वर्सेस यू जो ग्राफ होता है सर, क्योंकि एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो सब हमने देखा है। आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिखाओ हमको। मैं कहा बता रहा हूं, इसका मतलब यूनिट चेंज करने में क्या डायमेंशन तो चेंज नहीं हो गया? नहीं नहीं, डायमेंशन कैसे चेंज हो गया? किलोमीटर का डायमेंशन भी एल है, मीटर का डायमेंशन भी एल है। तो यूनिट कन्वर्जन भले आप कर दोगे तो एक तो डायमेंशन वही रहेगा ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन। ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन डायमेंशन डज नॉट चेंज। ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चले जाओगे तो हम क्या कहेंगे? डायमेंशन डज नॉट चेंज। डायमेंशन किसका? फिजिकल क्वांटिटी का, जिसका यूनिट चेंज करे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। रिमेन्स द सेम, हाँ साहब। और एक चीज जो कांस्टेंट रहती है वो रहती है एन। यानी कि हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं एन यू कांस्टेंट है, मतलब n1u1 इक्वल्स टू n2u2। बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सर, बोलो बिंदास बोलो। n1u1 बराबर, क्योंकि nu कांस्टेंट है तो n1u1 बराबर n2u2 बराबर n3u3 बराबर n4u4। अब मैं सीधे सवाल से सिखाता हूं यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं। आ जाओ, मजा आएगा आपको, और आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा बच्चों, क्योंकि मैं शुरुआत ही इसमें जेई मेंस के सवाल से कर रहा हूं। ठीक है, और वहीं से सिखाऊंगा, वो आपको नहीं करना हो, मैं सिखाऊंगा। ये डन हो गया? हाँ सर, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट रहता है। पहले भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट और बाद में भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों बराबर है, तो एनयू कांस्टेंट हो गया। क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो उनके बीच का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। सर सवाल कराओ सर, ये तो सब हमें पता है। तो लो फिर सवाल करते हैं। जेई का सवाल करवाता हूं 2019 का। ये आपने सॉल्व नहीं करना है, ये मैं सॉल्व करूंगा और मैं आपको अपने तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको टेक्निक बताता हूं। ठीक है, वो टेक्निक पे गौर फरमाइएगा। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg पर मीटर क्यूब। सबको पता है एसआई यूनिट? हाँ सर, जहां पे लेंथ मीटर में मेजर होती है, लेंथ का यूनिट होता है 1 मीटर, टाइम का होता है 1 सेकेंड, मास का होता है 1 kg। पता है सर, डोंट वरी। इन सर्टेन यूनिट्स, किसी नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 grams, okay, the numerical value of density of the material is, SI यूनिट में अगर वो 128 kg पर मीटर क्यूब है तो उस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? 40, 16, 640, 410। सर सबसे पहले तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी कौन से सिस्टम में। सब सिखाऊंगा, ऐसा तरीका सिखाऊंगा, कभी गलती नहीं होगी। लेकिन जो मैं कर रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। एक भी स्टेप आपने मिस किया तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो सुनो, निंजा टेक्निक बता रहे हो मतलब? हाँ, निंजा टेक्निक बता रहा हूं। सुनो, सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है? n1u1 इक्वल्स टू n2u2, ऐसा लिखना है सबसे पहले। यहां से अपन शुरुआत करेंगे सवाल की। ओके, और फिर आप देखो कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ खेल रहे हो। सर हम खेल रहे हैं
डेंसिटी के साथ। किसके साथ खेल रहे हैं? डेंसिटी के साथ। तो डेंसिटी की कोपचे में जाके आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि काम आएगा। आप ये देखो कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ खेल रहे हो। सर डेंसिटी के साथ, एक मिनट माइक की बैटरी चेक कर लेते हैं, चकाचक है, ठीक है। डेंसिटी के साथ खेल रहे हैं। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम यानी ml-3। चलेगा? चलेगा नहीं सर? दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ सर। अब आपको एक सिस्टम दे दिया, कौन सा? एसआई सिस्टम, और दूसरा दे दिया इन सर्टेन यूनिट्स, कोई न्यू सिस्टम है, कोई न्यू सिस्टम है। तो आप पहले वाले को क्या दे रखा है? एसआई यूनिट। पहले वाला हो गया एसआई सिस्टम, और दूसरा वाला हो गया कोई नया सिस्टम, न्यू सिस्टम। आपने लिख दिया न्यू सिस्टम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख दिया। अच्छा, पहले एसआई यूनिट दे रखा है, तो पहले 1 वाले को एसआई बोल दो और 2 वाले को न्यू सिस्टम बोल दो। ओके। क्या आपको एसआई यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है? 128। हाँ हाँ हाँ, 1 वाला सिस्टम एसआई सिस्टम है, 1 वाला सिस्टम एसआई सिस्टम है, और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी? 128। तो n1 की वैल्यू कितनी होगी? 128। और यहां पे लिख दो u1 इज इक्वल्स टू n2। क्या है? n2 है न्यूमेरिकल वैल्यू नए सिस्टम में, और वही निकाल ले। क्यों? क्योंकि आपको एसआई सिस्टम में तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो एसआई की न्यूमेरिकल वैल्यू तो पूछी नहीं होगी। आपसे पूछी है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, किसमें? नए सिस्टम में, यानी आपसे n2 ही पूछा हुआ है। तो n2 नहीं पता तो n2 को n2 लिख रहने दो, बराबर u2। ओ, स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, समझ गए? 2 बार समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप अचानक से क्या करो, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी के साथ खेल रहे हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर रहे हो, लेकिन डायमेंशन नहीं बदलेगा। ml-3 का ml-3 रहेगा। अब आप यहां पे u1 की जगह डायमेंशन लिख दो डेंसिटी का। कितना होता है? ml-3, ml-3, ml-3। बस आप एक काम करो, क्योंकि ये 1 है तो यहां पे नीचे 1 और 1 लिख दो, ताकि आपको पता रहे कि सिस्टम 1 का मास है, ये सिस्टम 1 का लेंथ है। बताता हूं कैसे। बराबर n2, u की जगह आप लिख दो डायमेंशन। डायमेंशन चेंज नहीं होगा, ये नीचे पावर नहीं है, सबस्क्रिप्ट में लिखा है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। बराबर n2, u2 में डायमेंशन फिर से लिख दो डेंसिटी का ml-3, ml-3। कौन से सिस्टम में? सेकंड सिस्टम में, तो नीचे चुपचाप सबस्क्रिप्ट लिख दिया 2 अब आप बोलोगे सर n2 कैसे आएगा? बताता हूं n2 कैसे आएगा, पहले यहां तक देख लो। अच्छा, मतलब जिस भी चीज को कन्वर्ट कर रहे हो, जिसकी यूनिट को कन्वर्ट करो, डेंसिटी को करो, तो ml-3 हो गया, क्योंकि सिस्टम 1 में तो नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 लिख दिया ताकि हमें पता रहे। और n2 निकालना है, u2 ml-3, बस यहां पे 2 लगा दिया। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। सच बोलूं तो हमारा सवाल 90% हो भी गया। आप कहोगे सर इतने से में 90% हो गया, यही तो मैजिक है बेटा इस निंजा टेक्निक का, यही तो मैजिक है लाला, तू पढ़ रहा है इन फिजिक्स वाला। चल आजा, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर, है ना, आगे चलते हैं। 1 मिनट। अब क्योंकि मैं सारे स्टेप पीछे लिख चुका हूं, ये वाले स्टेप तो लिख चुका हूं ना बेटा मैं पीछे। यस सर, सुनो मेरी बात, ये देखो इधर आओ। चलो सर बहुत बढ़िया। अब n2 की वैल्यू निकालनी सर, जल्दी से करा दो यार। n2 की वैल्यू कितनी होगी? n2 कितना हो गया? n2 128 इंटू m1l1-3 डिवाइडेड बाय, मतलब ये नीचे आ जाएगा तो n2 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसको मैं अगर नीचे ले आऊंगा तो n2 आ जाएगा। तो n2 कितना हो गया? 128, ये कचरा पट्टी ये नीचे आ गया, तो ये नीचे आ गया। कितना हो गया सर? सर m2, ये पावर नहीं है, सब्सक्रिप्ट है, पावर तो इसकी 1 है, इसकी पावर -3। बस ये 1 बता रहा है कि सिस्टम 1 है, यानी एसआई सिस्टम, और ये 2 बता रहा है कि नया सिस्टम है। नीचे पावर नहीं, नीचे सब्सक्रिप्ट लिखा। अब देखो कितना होगा, n2 इक्वल्स टू 128, m1 यानी 1 कौन सा सिस्टम था? 1 था एसआई सिस्टम, और 2 कौन सा था? न्यू सिस्टम था। हाँ सर, 2 कौन सा था बच्चों? न्यू सिस्टम था। हाँ सर, बात तो सर सही है आपकी। तो 128 m1 यानी 1 कौन सा सिस्टम था? एसआई। एसआई में मास का यूनिट क्या होता है? 1 kg, लिख दो 1 kg। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे m2, सुनना, m2 2 है नया सिस्टम ऑफ यूनिट, वहां पे मास का जो यूनिट है वो कितना है बच्चों? यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम्स। ओ, तो m2 यानी सिस्टम 2 में, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में मास का यूनिट है 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स लिखो। ठीक है। L1, 1 कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स, आराम आराम से, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। L1 1 सिस्टम यानी एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है 1 मीटर, उसकी पावर कितनी है? -3। L2 यानी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ की यूनिट कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। ओ, तो यहां पे लिखो 25 सेंटीमीटर, और इसकी पावर हो गई -3।
बस अब आपका आंसर 99% ये सॉल्यूशन हो गया है, मतलब सॉल्व हो गया। अब क्या करना है आपको, 128 इंटू 1 kg। अब केजी को ग्राम से तो शहीद कर नहीं सकते, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। कन्वर्ट किया, 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया ताकि ग्राम से ग्राम कट जाए। यस सर, इंटू। अब ये पावर इसकी भी -3 इसकी भी -3 एक साथ ले लो, एक ही छत के नीचे ले लो। 1 मीटर बाय 25 सेंटीमीटर कंबाइंड की, इसकी पावर -3 इसकी पावर -3 कंबाइंड की पावर -3 बराबर से ग्राम कट गया। बहुत ध्यान से देखना, एक जीरो से जीरो भी कट गया तो क्या 128 इंटू 100 बाय 5, ग्राम से ग्राम कट गया। 1 मीटर, अब मीटर और सेंटीमीटर को ऐसे काट नहीं सकते तो मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर और नीचे आ गया 25 सेंटीमीटर। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट और लगेगा सॉल्व करने में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर शहीद, 100 बाय 25 हो गया 4, तो ये कितना आ गया, और 100 बाय 5 हो गया 20। तो यहां पे लिख दूं मैं, हाँ सर यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 128 इंटू 20 इंटू 100 बाय 25 हो गया 4, 4 की पावर -3, 4 की पावर -3 को मैं लिखूंगा 1 बाय 64। 128 इंटू 20 इंटू 1 बाय 64। अब आप देखो 128 बाय 64, 64 टू जा 128, 2 इंटू 20 इज 40, तो N2 की वैल्यू 40 आ गई। N2 की वैल्यू 40 आ गई। लेटेस्ट चेक की ऑप्शन में 40 है क्या, ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। शेर चीता ही कह दे भाई ने, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, जेई का सवाल करवा दिया। अब मैं एक बार और समझाऊंगा और अगला सवाल एक बार तुम ट्राई करना, देख लो, पहले आराम से देख लो। ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तभी अपना आंसर आएगा। डायरेक्ट बिना कलम चलाए नहीं किया जा सकता बेटा, बिना कलम चलाए नहीं किया जा सकता। ये अगर आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो, अगर आप किसी और मेथड से करते हो जिससे आपके पास आंसर आता है ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो जूझते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, पर्सनली ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं, पर्सनली कोटा का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं, कोटा का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। समझ में आ पा रही बात? बच्चे जूझते हैं इस तरीके के सवालों में, लेकिन ये वो तरीका है जिससे आंसर कभी गलत नहीं आएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। एकदम प्यारे बच्चों, कहां पे काम कर रहे हैं, बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। क्या करना है, स्टेप 1 हो गया, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 लिखो। पहले रिकॉग्नाइज करो कि किसके साथ खेल रहे हो, डेंसिटी, तो जिसके साथ खेल रहे हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। पहला सिस्टम कौन सा, SI, ये हो गया SI। दूसरा सिस्टम कौन सा नहीं पता तो न्यू सिस्टम बोल दिया। SI सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है kg पर मीटर क्यूब 128, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू SI सिस्टम का, kg पर मीटर क्यूब SI सिस्टम का 128 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिए, यानी N2 निकाल ली। समझ गए, समझ गए। U1 की जगह U1, U2 की जगह U2। अब आपको N2 निकालना है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है नए सिस्टम में। U1 की जगह डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो ml-3, U2 की जगह डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो ml-3। ये जो 1 और 1 नीचे लिखा है ये पावर नहीं, नीचे बस सब्सक्रिप्ट में, ताकि पता चले कि सिस्टम 1 के, और ये जो नीचे 2 और 2 लिखे ये सिस्टम 2 के, फील करना। अच्छा सर ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके गया और N2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको नीचे ले जाओ, तो N2 लिख दिया मैंने 128 इंटू ml-3 1 वाला और ml-3 2 वाला नीचे आ गया। अब 1 वाला सिस्टम कौन सा, SI में मास का यूनिट क्या होता है 1 kg, मास का स्टैंडर्ड यूनिट SI में 1 kg होता है। लेंथ का कितना होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर की पावर -3। नए सिस्टम में खुद कह रहा है कि मास का यूनिट 50 ग्राम्स लेना है, मैं नहीं कह रहा, सवाल में कह रहा है। नए सिस्टम में 2 सिस्टम में लेंथ का यूनिट वो कह रहा है 25 सेंटीमीटर लें, तो 25 की पावर -3। अब कुछ भी नहीं करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, इनको एक ही छत में ले लिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और काटा पीटी मचा के 40 निकाल लिया N2 का वैल्यू। इतना तो कर लो, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, काटा पीटी। 4 की पावर -3 को 1/64, 4 का क्यूब होता है 64, और 4 की पावर -3 हो गया 1/64। ये आंसर आ गया। सर 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 सर, अरे थैंक यू मत बोलो यार, थैंक यू क्यों बोल रहे हो, धन्यवाद बोल दो। फील आई कि नहीं आई? हाँ सर फील आ गई। सर एक सवाल हम करें, करो बिल्कुल, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ठीक है, ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अब देखो ये वाला सवाल आप सॉल्व करोगे, ये वाला सवाल एक बहुत बढ़िया सा सवाल है, ये वाला सवाल एक बढ़िया सा सवाल है, ये वाला सवाल आप सॉल्व करो। ठीक है, मॉड्यूल में से उठा के लाया मैं सवाल, मॉड्यूल का सवाल करते हैं। आओ भाई, सब तरीके के सवाल कर लेंगे, नीट से रिलेटेड सवाल, नीट के PYQs, जेई मेंस, जेई एडवांस, कोई मॉड्यूल का सवाल उठा ले, ताकि अपना कंसेप्ट रॉक सॉलिड हो जाए और कोई हमें हिला ना पाए इन कंसेप्ट में। अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज प्रपोज्ड इन विच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा kg। अच्छा, एक नया सिस्टम प्रपोज हुआ है, साहब कह रहा है, ये आप करोगे सॉल्व, जिसमें यूनिट ऑफ मास अल्फा kg है। ठीक है,
यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर है और यूनिट ऑफ टाइम गामा सेकंड है। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 जूल इन दिस न्यू सिस्टम? वैल्यू कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी? 5 जूल की नए सिस्टम में। बस मैं इतना बता दूं, जे मतलब जूल है, जूल मतलब ऐसा यूनिट है, मतलब एसआई से अगेन नए सिस्टम में जा रहे हो, डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी, किससे खेल रहे हो? किससे खेल रहे हो? जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी से खेल रहे हो। और एनर्जी का डायमेंशन में लिख देता हूं और परे हट जाता हूं, या आप लोग सॉल्व करोगे। ml2t-2। जल्दी करो मालिक, फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, पॉज कर लो और सॉल्व करो। कर लिया? मैं आ रहा हूं। अब सुनो, फिर से अगेन कन्वर्जन ऑफ यूनिट का सवाल है, मुझे दिख रहा है, तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। सर n1u1 इक्वल्स टू n2u2, ठीक है। सिस्टम 1 कौन सा ले लेते हैं? एसआई ले लेते हैं, क्योंकि 5 जूल, जूल मतलब एसआई सिस्टम, तो सिस्टम 1 को मैं एसआई मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एसआई सिस्टम। और 2 को न्यू सिस्टम मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? न्यू सिस्टम मान लेता हूं, ठीक है ना? ओके, क्या मुझे जूल एसआई यूनिट होती है सर? तो क्या जूल यानी एसआई यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू पता है? 5। यस सर, तो n1 की वैल्यू 5 है। u1 इक्वल्स टू, नए सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 जूल इन दिस न्यू सिस्टम? समझो, जूल का तो न्यूमेरिकल वैल्यू, एसआई का तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, तेरे से पूछा n2 यानी नए सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो जिनको पेन है ना इसमें, आज उनका पेन दूर हो जाएगा बेटा, सीधी सी बात है, कभी गड़बड़ नहीं होगी। सब करवा दिया, मॉड्यूल का सवाल करवा दिया है, और मैंने आपको जेई का सवाल करवा दिया, और क्या चाहिए, है ना? तो n2 निकालना है, और ये हो गया u2, ठीक है। तो 5, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं डायमेंशन फॉर्मूला पुट करूंगा। किसको, किससे खेल रहे हो? जूल, एनर्जी से। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml2t-2, m पावर l2t-2, और यहां पे लिख दिया 1 1 1 क्योंकि सिस्टम 1 है, बराबर n2। डायमेंशनल फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, ml2t-2। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। डायमेंशन तू तो बदला नहीं है, सिस्टम जरा रूठा हुआ है, ठीक है। और ये सिस्टम कौन सा हो गया? 2 2 2। ये पावर नहीं है, नीचे सब्सक्रिप्ट है, पावर ऊपर है, 1 2 -2 1 2 -2। अब इसको इधर ले आएंगे, n2 की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी बताओ। हाँ साहब, बिल्कुल सर। तो यहां पे आपने लिख लिया n2 की वैल्यू होगी सर 5 m1 l12 t1-2 डिवाइडेड बाय, है ना, ये ऐसे। और सर ये जो चीज, अरे इतना कर लो यार, ये जो है कचरा पट्टी, इसको नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो, n2 की वैल्यू आ जाएगी सर, ये हो जाएगा m l2 t-2। बस कौन से सिस्टम में? 2 2 2। तो ये जो नीचे सब्सक्रिप्ट लगे हुए हैं ना, ये पावर नहीं, ये तो सब्सक्रिप्ट है, वो ये बताता है कि सिस्टम 1 एसआई और सिस्टम 2 न्यू सिस्टम है। क्या हो गया देखो, 5 n2 5 m1 यानी एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है? 1 kg, बहुत बढ़िया, ठीक है, इनटू L1 एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है? 1 मीटर, बहुत बढ़िया, स्क्वायर। T1 टाइम, एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या होता है? 1 सेकंड, बहुत बढ़िया। मास का होता है 1 kg, लेंथ का होता है 1 मीटर, टाइम का होता है 1 सेकंड। अब नए सिस्टम में मास का यूनिट हो गया अल्फा kg, लेंथ का यूनिट हो गया बीटा मीटर, और टाइम का यूनिट हो गया गामा सेकंड, ऐसा कह रहा है। तो मास का यूनिट नए सिस्टम में कितना हो गया? अल्फा kg, ठीक है। लेंथ का यूनिट हो गया बीटा मीटर, उसका स्क्वायर है ना यहाँ पे, बीटा मीटर स्क्वायर, इनटू टाइम का यूनिट हो गया गामा सेकंड, और उसकी पावर कितनी है? -2 है। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अल्फा केजी नए सिस्टम में मास का यूनिट अल्फा केजी, लेंथ का बीटा मीटर, टाइम का गामा सेकंड, वो सारी वैल्यूज में पुट कर रहा हूं विद पावर। 1 kg की पावर -1, 1 मीटर की पावर 2, 1 सेकंड की पावर -2, अल्फा केजी, बीटा मीटर की पावर 2, गामा सेकंड की पावर -2। अब एक काम करो, सबको एक ही छत के नीचे ले लो, और देखो ये आप ऐसे लिख दो, 1 kg डिवाइडेड बाय अल्फा kg इंटू 1 मीटर बाय बीटा मीटर, इसका हो गया स्क्वायर, 1 सेकंड बाय गामा सेकंड की पावर होगी -2। अरे इसको एक छत के नीचे ले लो, पावर सेम ले लो -2, एक छत के नीचे ले लो, पावर ले लो 2। अब सब शहीद कर दो, देखो केजी से केजी शहीद, मीटर से मीटर शहीद, सेकंड से सेकंड शहीद। कितना आ गया बच्चों? मुश्किल से मुश्किल कितना आ गया सर? 5 इंटू 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा स्क्वायर इंटू 1 बाय गामा की पावर -2, ये तो है 1 बाय अल्फा, 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा स्क्वायर, 1 बाय गामा की पावर -2। ये गामा की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। 1 बाय गामा -2 ऊपर चला गया,
गामा स्क्वायर और नीचे आ गया अल्फा बीटा स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, किस तरीके से दे रखा है, वैसे ही फिर फिगर आउट करते हैं। अच्छा सब ऐसे ही दे रखे, ठीक है मेरी बात सुनो, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5, 1 बाय अल्फा को लिख लिया अल्फा -1, 1 बाय बीटा स्क्वायर को लिख लिया बीटा -2, 1 बाय गामा -2 को ऊपर लिखा तो हो गया गामा स्क्वायर। देखो वो आ गया। अरे ऐसे तो लिख सकते हो, 1 बाय अल्फा हो गया अल्फा की पावर -1, 1 बाय बीटा स्क्वायर हो गया बीटा की पावर -2, 1 बाय गामा की पावर -2 हो गया गामा स्क्वायर। वाह क्या सीन है। चेक करो, अल्फा -1 5, अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2, अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2, बी ऑप्शन। कभी भी देखो कितना देखा जाए तो गंदा सा सवाल है ना, लेकिन वही तरीका है जो हमने पहले यूज किया था और उसी तरीके से आप देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कभी आपका आंसर गड़बड़ नहीं आएगा। चेक कर लो, ये तो कुछ भी नहीं है, बेसिक मैथ से डायरेक्ट रहा, केजी से केजी, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया उसको। 1 बाय अल्फा अल्फा -1, 1 बाय बीटा स्क्वायर बीटा -2, 1 बाय गामा -2 गामा स्क्वायर, ये हो गया। देख लो फटाफट से, ऑप्शन भी आ गया, ऑप्शन भी आ गया, सही है कि नहीं? हाँ सर, सर अब जाके आया हमारे बेचैन दिल को करार। ये डन हो गया, ये डन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, सारे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन आपके पूरे हुए। सर आपने कहा था आप कुछ बोनस में कुछ देके जाओगे, बोनस में मैं आपको एक चीज देके जा रहा हूं, कुछ की पॉइंट्स देके जा रहा हूं। ये जो पढ़ा दिया उससे रिलेटेड नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड, यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड कुछ बोनस की पॉइंट्स है, कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट्स हैं या कुछ बोनस की पॉइंट्स हैं डायमेंशंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डायमेंशंस से रिलेटेड। क्या क्या है वो आप आराम से देखते रहना। ये जो मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ भी बोनस नहीं है, सब मैंने करवा दिया है, लेकिन कुछ इस तरीके के की पॉइंट्स जो मैं अपनी क्लास में यूज करता हूं वो आपके लिए मैंने यहां पे पेश किए हुए हैं कि ये देखो ऐसे सवाल आते ना, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये बोनस है जो आप फ्री टाइम में देख लेना। मैं लिख देता हूं, फ्री टाइम में देखना, फ्री टाइम में देखना, ये मैं पढ़ा नहीं रहा, फ्री टाइम में देखना। मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लाया, फ्री टाइम में देख लेना, है ना। आज के लेक्चर का पर्पस पूरा हो चुका है, आज के लेक्चर का पर्पस पूरा हो चुका है, लेकिन ये फ्री टाइम में देखने के लिए, जैसे ये क्वांटिटीज इनके डायमेंशन सेम है, ये क्वांटिटीज एक साथ लिखी जिनके डायमेंशन सेम है, ये क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है, ये क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है, इनके डायमेंशन सेम है, इनके डायमेंशन सेम है। तो आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ते हो, मैंने एक साथ मतलब ऐसे स्टिकी नोट्स की तरह बना के रखे हुए, ठीक है। और सुनो, कुछ क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस होती है, वो एक साथ यहां पे मैंने लिखी हुई है, ये सारी क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती हैं। वाह यार सर ये बढ़िया, हमारा काम हो गया, हमारा फायदा हो गया, बस आपके फायदे के लिए तो है हम, डायमेंशन लेस है ना, ये सारी क्वांटिटीज डायमेंशन लेस है। अच्छा सर ठीक है सर, सर और भी कुछ है? अरे ऐसी थोड़ी है भाई, और भी 4-5 और हैं, ठीक है, ये भी सब डायमेंशन लेस, ये भी सब डायमेंशन लेस है, देखते रहना आराम से, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनो, L होता है इंडक्टेंस, R होता है रेजिस्टेंस, M होता है मास, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और M क्या है? मास है। बाकी मैं बता देता हूं, R रेजिस्टेंस है, L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। तो RC रूट LC L बाय R रूट M बाय के, इन सबके डायमेंशन टाइम के बराबर आते हैं। ये एक्स्ट्रा मतलब देख लेना फ्री टाइम में आपके लिए, ऐसे माइंड मैप की तरह। एनर्जी डेंसिटी, ये सारी क्वांटिटीज जो हैं ये सब एनर्जी डेंसिटी के बराबर हैं। बी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ई हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आज के लेक्चर में जो पढ़ा उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये डायमेंशन से रिलेटेड है। कई सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं, तो वो सारी क्वांटिटीज एक साथ लिख दी, सभी एनर्जी डेंसिटी के बराबर हैं। म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। बस मैंने सारा का सारा आपके लिए मसाला एक साथ यहां पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और देखो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इन सब के डायमेंशन एनर्जी के बराबर है। हाफ CV स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर, वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, चार्ज इंटू V क्या है? पोटेंशियल है। पोटेंशियल बोलो, EMF बोलो या वोल्टेज बोलो, ये सब एक ही बात है, मतलब एक ही बात है, मतलब डायमेंशन इनका एक ही है। VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाय RT, NRT PV इक्वल्स टू NRT, PV प्रेशर वॉल्यूम, ये P प्रेशर है ना। तो ये आप आराम से फ्री टाइम में देखते रहना, और अगर आपको लगे तो आप इनको अपने क्लास नोट्स में उतार भी सकते हो। ये सारे स्टिकी नोट्स हैं, इनके डायमेंशन ये, इनके डायमेंशन ये, इनके डायमेंशन ये, और एक ग्रुप मैंने बना रखे हैं कि जिनके सेम सेम डायमेंशन है, ग्रुप बना रखे है ना। ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, याद रखोगे तो
बढ़िया रहेगा। ये सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन टाइम के बराबर है ना। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे इन सब चीजों से। ये सारे डायमेंशंस, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस एनर्जी डेंसिटी के बराबर ही है ना। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस एनर्जी के बराबर हैं, ठीक है। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क है प्यारे बच्चों आज का, आप इस लेक्चर को रिवाइज करोगे, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई एग्जाम नहीं निकलती। आपने अटेंड कर लिया, मजा आ गया, बढ़िया सर हमने मेंस एडवांस मॉड्यूल वॉड्यूल सबके सवाल बना दिए, भाई रिवीजन करोगे ना तो ही चीजें पुख्ता होंगी। तो लेक्चर को रिवाइज करो, लेक्चर को रिवाइज करो मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर को रिवाइज करो मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ पा रही बात? लेक्चर को रिवाइज करो और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना ऐप पर आ जाएगी। कहां मिलेगी सर प्रैक्टिस शीट? ऑन पीडब्ल्यू ऐप। पीडब्ल्यू ऐप पर जाके आप पेन किलर बैच सर्च करोगे, वहां पे फ्री में एनरोल हो सकते हो। वहां पे ये सारे क्लास नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। लेक्चर रिवाइज करना, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना। और मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको फ्रूटफुल लगा होगा और इसी तरीके से पेन पॉइंट्स पे काम करेंगे और एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक छुएंगे, सब कुछ समझते हुए। सिर्फ सवाल ही नहीं किए, कंसेप्ट समझे फिर सवाल लगाए हैं। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा आज के इस लेक्चर में। एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट हो जाए और फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो कुछ यूं है कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आशा करता हूं कि ये फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। रिवाइज कर लेना, जो जो बोला है वो करके आना। मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में। थैंक यू प्यारे बच्चों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।